चलिए सबसे पहले जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, हमने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ लिया कल, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग से आगे जितने भी ये हमारे पास यहाँ से आगे का जितना भी पार्ट है, सबसे पहले ये क्लियर रखो अपने माइंड में। यहाँ से आगे का जितना भी पार्ट मैं लेके चलूंगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 73 स्लाइड्स, ठीक है। तो इन चीजों को आपको नोट्स में नोट डाउन नहीं करना है, पहली चीज, ठीक है। हाँ, क्यों? अगर आप ईएससी कर रहे हो तो आप कन्वेंशनल के टाइम पर इन चीजों को बिल्कुल लिख लेना। तो डिफरेंस वगैरह अगर कन्वेंशनल में आ जाएगा तो बिल्कुल आप चीजों को अपनी वर्डिंग में लिखना। इन चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। नोट्स में नोट डाउन नहीं करना है, पहली चीज, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास क्वेश्चन आया तो फिर क्या करोगे, जैसे कि मैंने देखा भी है मशीन टूल्स के जब आपने क्वेश्चन किए, सॉरी इसके मेटल कटिंग के, तो आपकी क्वेरी आ गई क्या कि सर हमने ग्राइंडिंग रेशियो नहीं पढ़ाया या ग्राइंडिंग के बारे में नहीं बताया। आ गए मेट्रोलॉजी में जो हमारे पास बहुत ही टिपिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम भी आ गए थे। आई थिंक कोई तो आप में से पूछ भी रहा था, ठीक है, हाँ शायद नितिन जी ने पूछा था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि बहुत पहले आया हुआ है। जनरली ऐसे क्वेश्चन सब देखने को नहीं मिलते हैं गेट में, ठीक है। तो वही चीज है, ऐसे ही आपके पास ये था। बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं था कि मैं छोटी सी चीज है और छोटी सी चीज छुड़वा दूं तो हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली ये सारी चीजें काफी सारी हैं, तो इसलिए मुझे ये अभी ही लेके चलना होगा, क्योंकि आपको गेट में इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें गेट में इनके पर्टिकुलर जो आगे की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है उनके नाम आ गए थे और वो फिर एक दूसरे से मैच भी करने थे, ठीक है। सर लेजर बीम वेल्डिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमें बस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है। क्या समझना है? बेसिक टर्मिनोलॉजी, हर चीजों की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। वर्डिंग जो है वो ईएससी के बेसिस पर है। तो रटी रटाई चीज है ना, गेट में ज्यादा आती नहीं है, तो उसकी टेंशन आप लेना मत, ठीक है। जिसमें हमें रटना पड़ता है वो गेट में ज्यादा नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है हमेशा, क्योंकि दैट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉट द रट्टाफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग हो गया था। इससे पहले वाला गेट का पूरा पार्ट है जो कि आपने कल क्वेश्चन भी लगाए होंगे, ठीक है। आपने उनके नोट से बना लिए होंगे, क्वेश्चन सारे याद रखना, गेट में आएंगे वो, ठीक है, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ ये सीम वेल्डिंग की बात हो गई थी। अब बात आ जाती है ये आपके प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? सिंपली कल हमने स्पॉट वेल्डिंग समझ लिया था, स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है। अगर मैं उस स्पॉट वेल्डिंग की जगह, मान लीजिए ये चीज थी हमारे पास, मुझे क्या करना है, ये प्लेट का 2D व्यू है, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई नीचे। आपको इन दोनों को आपस में वेल्ड कराना है, बट वेल्ड कराना है पूरी प्लेट को, एक के ऊपर दूसरी प्लेट को यहाँ पर ऐसे वेल्ड कराना है पूरी लेंथ तक, ऐसे एग्जांपल के तौर पर इस पर इसको वेल्ड कराना है पूरी लेंथ पर। आपने एक स्पॉट वेल्ड कर दिया यहाँ पर, तो ये तो इस साइड से भी छुटा हुआ है ना, ये इस साइड से भी छुटा हुआ है, सब जगह से छुटा हुआ है। तो आपने क्या किया, इसको पूरी प्लेट को वेल्ड कराना है इसके साथ अच्छे से, ठीक है। तो क्या किया, या तो सीम वेल्डिंग कर दी। सीम वेल्डिंग में क्या था, हम एक साइड से चले थे, एक साइड से। क्या एट ए टाइम पूरे प्लेट एक साथ वेल्ड हो गई थी? नहीं, पहले आपको यहाँ से रोलर को आगे लेके जाना पड़ता है, तब जाके आपकी पूरी वेल्ड हो रही थी। चलो ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इस कंडीशन में मैंने क्या किया, मुझे इस पूरी प्लेट को इसके ऊपर वेल्ड कराना है, किसकी बेसिस पर, किससे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस कौन सा वाला? फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन दूसरी चीज होती है, फ्रिक्शन नहीं, यह है रेजिस्टेंस, और वो कौन सा है, I²RT, ठीक है। कल क्वेश्चन भी किए थे I²RT के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें छोटे छोटे डिंपल्स कर दिए ऐसे करके। जो प्लेट है ना ऊपर वाली, नीचे वाली ऐसी रखो फ्लैट, ऊपर वाली प्लेट में क्या कर दो, छोटे छोटे डिंपल्स ऐसे। तो ऊपर वाली जो ग्रीन प्लेट है उसको मैं 2D में बना रहा हूँ, ये रहा अलग से। अब इनमें क्या कर दो, छोटे छोटे डिंपल्स। तो ये कैसा दिखेगा, बीच में से काट दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे जाता हुआ, है कि नहीं, ये चीज ऐसे। समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, इसमें ये पार्ट को थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 कर करके, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े डिंपल्स डाल दिए। तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो चीज है, अब इसको मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये चीज कैसी हो गई, ये क्रॉस सेक्शन पर है कि नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से मैंने ऐसे काट दिया, बीचों बीच कहीं से ऐसे काट दिया, तो ये चीज ऐसे दिखेगी, ठीक है। जबकि इसे नीचे से देखने पर कैसी प्लेट दिखेगी, ये कुछ ऐसी, और इसमें ये ऐसे ऐसे आ रखे होंगे डिंपल्स, देख रहे हो, ये वाली चीज,
ये वाली चीजें ऐसे ऐसे आ रखी होंगी। जितने आप ज्यादा डिंपल्स डालोगे उसका मीनिंग क्या होगा, उतने ही जगह आपको स्पॉट वेल्डिंग चाहिए, उतनी ही जगह आपको वेल्डिंग चाहिए। तो ये वेल्डिंग हमें क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेल्डिंग बना रही है, और वो भी एक साथ। इसमें क्या कंडीशन है, एक साथ वेल्डिंग होगी इन सब चीजों की। क्योंकि करंट ऐसे नहीं है कि एक पाथ से जाएगी, जहां वो टच है वहां से करंट निकलेगी, जहां टच है वहां से करंट निकलेगी। बट करंट किस में है, करंट है हमारे 10,000 के मैग्नीट्यूड्स में, तो इसका मतलब जो निकलेगी वो भी थाउजेंड्स में मैग्नीट्यूड्स में होगी, तो ऑब्वियस है वो हीटिंग डालेगी यहाँ पर, बिल्कुल डालेगी। तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्या किया अब आपने क्या किया, इस चीज को यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, नीचे वाली प्लेट के ऊपर रख दिया। तो नीचे वाली प्लेट कहाँ से आ रही है, नीचे वाली प्लेट आ गई है ये ऐसे, ये समझो ये नीचे वाली प्लेट यहाँ से शुरू होती है, येलो कलर वाली, ये यहाँ से ऐसे, ये नीचे वाली प्लेट। तो जब इसके ऊपर ये वाली चीज है तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, बिल्कुल वही काम हो गया। अब क्या, दो स्पोर्ट से ज्यादा भी जितने आपको स्पोर्ट लेने हैं वो स्पोर्ट मिल गए। अब क्या, जैसे ही करंट चलाया आपने कितनी हायर मैग्नीट्यूड का, तुरंत ही ये गर्म होगा, गर्म होगा तो ये हीट डालेगा, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, आई स्क्वायर आर टी से मेल्ट होगा। जैसे ही एचएम आएगा, मेल्टिंग जो हमारे पास एनर्जी होती है वो आ जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट हुआ वैसे ही क्या कर दिया, प्रेशर। स्पोर्ट वेल्डिंग जैसे की थी बिल्कुल वैसे ही प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, बस इसमें क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किस चीज की, आपके बार बार डिंपल्स क्या है, बहुत सारे बार डाले हुए, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे कि आपको इस फिगर में थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ये चीज क्या है, ऊपर वाली प्लेट ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये हमारे दो स्पॉट पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये। जब इसको आपने मेल्ट किया, मतलब जब एक करंट गई, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, जैसे ही करंट गई वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर मेल्ट होंगे, नगेट बनेगा, नगेट बनेगा, उसको प्रेशराइज कर दोगे तो हमारे पास फाइनली प्रोजेक्शन वेल्डिंग बन के आ गई, ठीक है। बात उम्मीद है समझ में आ रही है। ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर कहाँ से पूछी जाती हैं, ईएससी से। बट गेट में आपका वैसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि अपसेट वेल्डिंग से इसे मिलाओ, प्रोजेक्शन वेल्डिंग से इसे मिलाओ, ठीक है, आर्क वेल्डिंग से इसे मिलाओ, तब वहां पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा, बहुत सारी वेल्डिंग है, बहुत सारी, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग क्या थी, लिमिटेशन क्या थी स्पॉट वेल्डिंग की, क्या कि एक ही पॉइंट पर करता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, आपको पूरे पे वेल्ड करना था, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक स्पॉट फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, जैसे कल वीडियो देखी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन्ड कंटिन्यूअली एंड ओनली वन स्पॉट वेल्ड एट ए टाइम, ये लिमिटेशंस थी स्पॉट की। फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स नीडेड, ठीक है, तो आपको एडिशनल स्ट्रेंथ चाहिए, मल्टीपल वेल्ड लगाने पड़ेंगे, बट वो टाइम ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस थी यही ओवरकम की किसने, प्रोजेक्शन वेल्डिंग ने। दिस इज द आरपीडब्ल्यू, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। ये क्या है मेरी, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। ओवरकम्स अबव लिमिटेशंस, ठीक है। डिंपल्स आर एम्बोस्ड ऑन वर्क पीसेस एट द वेल्ड लोकेशन। ये जो एम्बोजिंग है ये आपको समझ में आएगी कहां पर, जब आप फॉर्मिंग पढ़ रहे होंगे। कोइनिंग, एम्बोजिंग वो क्या होती है, ऐसे दबाने वाला सेंस, ठीक है। तो ये क्या है, डिंपल्स आर एम्बोज्ड on work pieces at the weld locations and then placed between large area electrodes and pressure and current applied like spot welding। जैसा कल समझा था बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। current flows through the dimples and heat them and pressure causes the dimples to flatten and form a weld, ठीक है। जितने भी डिंपल्स बन के आ गए थे उनको जब फिर से प्रेशराइज करके दबाओगे तो जहां से वो डिंपल बने थे, जहां गैप रह गया होगा, एक साइड गैप रह गया होगा, एक साइड वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं, तो वो जब दबेंगे तो वो क्या करेंगे, जहां गैप आया था वो फिर से उसमें जाएंगे, फिर से उसमें जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। जो वेल्डिंग है वो बाद में क्या होगा, फ्लैट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना इस वाले फिगर से। ये वाली जो चीज थी कहां पर, यहाँ पर, ये जो देखो यहाँ पर गैप दिख रहा है इसमें, तो क्या प्लेट में ऐसे गैप रहेगा, नहीं, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, जब ये मेल्ट हो जाएगा पार्ट, तो ये कहाँ जाएगा, ये पूरे इस पूरे को फाइनली इसमें जाके जब प्रेशराइज करोगे तो इसमें जाके जाएगा और ये कंप्लीटली उसको फ्लैट कर देगा, सरफेस फ्लैट मिलेगी। ऐसे नहीं है कि डिंपल्स दिखेंगे आफ्टर वेल्डिंग। हाँ बताइए। हाँ एक में बस स्पॉट हो गया, खत्म, है ना। हमें बस यहाँ क्या करना है, टच कराने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसलिए डिंपल्स अलग से देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया, इतनी वर्डिंग काफी है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, क्योंकि बार बार फिर उस चीज में दिक्कत आएगी। पहले 2-4 मैं ये वेल्डिंग समझा देता हूँ, उनके बाद एक साथ उनके सबके वीडियो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बार करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है, ये चीजें माइंड में रखना, जैसे जैसे मैंने अभी बोला, मैंने अभी क्या बोला, एक तो बोला प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या हुआ, स्पॉट वेल्डिंग का ही दूसरा रूप, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाते हैं अपसेट वेल्डिंग पर। अपसेट वेल्डिंग क्या है, अपसेट बेसिकली क्या होता है, फूल जाना किसी चीज का,
कैसे कैसे, हाँ फूल जाना। तो आप दूसरे वाले अपसेट पे चले, वो भी फूल अपसेट हो गया, ठीक है। तो क्या है मेड बट जॉइंट, देखो अपसेट वेल्डिंग में क्या होगा, पहले थोड़ा सा यहाँ से फील करना है इस चीज को। यहाँ से शुरुआत हो गई है थोड़ी सी फ्रिक्शन वेल्डिंग की, बट अपसेट वेल्डिंग में किस तरह से कंडीशन लगेगी उस चीज को देखो। चलो मैं फिगर से ही दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम क्यों लिया जाए, है ना, सीधा फिगर से बना लेते हैं। क्या यहाँ पर ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है यहाँ पर फिक्स्ड, ये क्या है मेरा फिक्स्ड, मैंने इस साइड को क्या कर रखा है फिक्स्ड, साथ ही क्या है मेरे ये कंडक्टिंग, क्योंकि मैं किसके टाइप की बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मटेरियल क्या होंगे कंडक्टिव, तभी तो हमारे पास करंट जाएगी इसमें से इधर। अब चलो क्या हुआ, आपने इसको इसके साथ कैसे अटैच कराया, ये क्या है मेरा मूवेबल, ये क्या है मेरा मूवेबल। आप इस चीज पर क्या कर सकते हो फोर्स लगा के इसे आगे की तरफ खिसका सकते हो, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, नहीं बिल्कुल, भले से ये वर्क पीस है, ये हमारे पास क्या है वर्क पीस है, बट इलेक्ट्रोड ये वाले थे ना, ठीक है, जो अटैच्ड हैं आपके ट्रांसफार्मर वगैरह से। तो ये जो है वर्क पीस, इस वर्क पीस में ये आधा पार्ट ले लिया, इस वर्क पीस में आधा पार्ट ले लिया। मतलब क्या है हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, स्पोर्ट वेल्डिंग में कौन सा वाला ज्वाइंट होता है, स्पोर्ट वेल्डिंग में कौन सा वाला ज्वाइंट होता है, बट वेल्ड या फिर लैप वेल्ड, लैप। बस यही चीजें तो आती हैं बस गेट में, कि इससे इसको ज्वाइन करना है, इससे इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो स्पोर्ट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, या फिर आपकी सीम वेल्डिंग है, वो जनरली कौन से ज्वाइंट हैं, लैप ज्वाइंट। जबकि ये वाला लैप ज्वाइंट हो सकता है क्या, अभी मैं इसकी पहले फीलिंग दिला दूं, उसके बाद कहोगे हाँ लैप ज्वाइंट तो इसमें कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनको ज्वाइन करना है, किनको, जैसे कि ये है और ये, आपको किनको ज्वाइन करना है, इस पार्ट को एंड इस पार्ट को ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियस है प्रेशर कैसे लगा रहे हो आप, ऐसे, प्रेशर ऐसे लगाओगे तो ये लैप जॉइंट में कभी लगा सकते हो, कभी लगा सकते हो, कभी नहीं, हमेशा किस पर लगेगा, बट में, है ना। तो जो हमारे पास अपसेट वेल्डिंग है, या फिर जो ये अभी सिस्टम जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है, इस सिस्टम के हिसाब से जितनी भी आपकी वेल्डिंग होंगी अब आगे, वो सारी की सारी कैसी होंगी मेरी, बट वेल्ड, ठीक है। चाहे आपको सर्कुलर लग रहा हो कोई बात नहीं, सर्कुलर भी आप रोड को जोड़ सकते हो ऐसे, ये भी आपका बट वेल्डिंग ही तो कहलाएगा, एक साइड से जब एक तरफ से आप जोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें क्या हो रहा है, आपने क्या किया, इसको मूवेबल कर सकते हो, तो आपने इसको क्या किया, मूव करा दिया, मूव करा दिया। इसमें क्या है, करंट प्रोड्यूस होगी कब, जब ये टच करेगा, जब ये टच करेगा, जैसे इसने टच किया इसमें क्या हुई, करंट प्रोड्यूस। जैसे स्पोर्ट वेल्डिंग में काम चल रहा था वैसा ही कुछ हो रहा है इसमें भी, बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोड थे ना, वहां इलेक्ट्रोड की जगह खुद ही वर्क पीस है और वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अब जरा, क्योंकि ये वर्क पीस है, ये इलेक्ट्रोड तो नहीं है, ये वर्क पीस है, तो वर्क पीस का यहाँ का कनेक्शन होगा इलेक्ट्रोड से, है कि नहीं, वर्क पीस का यहाँ का कनेक्शन होगा इलेक्ट्रोड से, बात क्लियर है। यहाँ के कनेक्शन तो नहीं है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इस जगह, क्योंकि वर्क पीस है, इलेक्ट्रोड नहीं है एक्चुअली, समझ रहे हो ना इस चीज को। यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं है, वर्क पीस है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो I²RT यहीं पर तो सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हीट का जनरेशन भी सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि आई तो अभी भी ज्यादा है, ठीक है। तो I²RT के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, अभी भी आपका हीट जनरेशन ज्यादा है, तो मेल्टिंग कहाँ होगी, यहाँ पर। तो अपसेट वेल्डिंग में आपने क्या किया, आपने बस वट ज्वाइन करने की कोशिश की है, और साथ ही क्या किया है, करंट अभी भी दिया है, किसके बेसिस पर, ट्रांसफार्मर के बेसिस पर। क्या हुआ, आपने उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन किया तो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आने की वजह से क्या हुआ कि ये मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो यहाँ पर वेल्ड बन जाएगा, और साथ में क्या कर रहे हो, प्रेशराइज, करंट बंद, प्रेशराइज, प्रेशराइज, प्रेशराइज। तो प्रेशराइज अगर करोगे उस चीज को, क्योंकि ये मेल्ट हो चुका है, प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा, ये चीज क्या होगी, ये चीज यहाँ से फूल जाएगी या नहीं, ऐसे ये फूल जाएगी या नहीं, जब ये यहाँ पर से जुड़ेगा तो ये इस तरह से फूल जाएगा ना, ये इस तरह से फूल जाएगा, इसी चीज को बोलते हैं हम अपसेट वेल्डिंग। ये अपसेट वेल्डिंग किससे हुई, बस ये यहाँ पर ध्यान देना, ऐसी चीजें आपको आगे भी मिलती रहेंगी, काफी सारी चीजों में मिलेंगी, बस थोड़ा ध्यान देना कि ये वाली चीज किससे हुई है, ये चीज हुई है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से। एक है इलेक्ट्रिक आर्क, एक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हुई है। आपके पास रेजिस्टेंस के बेसिस पर यहाँ करंट ज्यादा फ्लो करवा रहे हो इसमें, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग होती है, करंट ज्यादा फ्लो करवा रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा था इस जगह, क्योंकि वर्क पीस एक दूसरे से मिल रहा था यहाँ पर, इस वजह से I²RT ज्यादा था, और यहाँ पर मेल्टिंग हो गई। उसको बाद में प्रेशराइज किया, तो प्रेशराइज करने के बाद में ये क्योंकि मेल्ट हुआ है, ये साइडों से निकल के आएगा। बात क्लियर है,
ये स्पॉट वेल्डिंग की तरह मत सोचना। वर्क पीस देख रहे हो कैसा है, बट वेल्ड किस पर हो रही है, पूरी सरफेस पर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलो अगर इतना समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड ये खुद ही मतलब अपने आप में खुद में करंट जा रही है फुल वर्क पीस में, ये वर्क पीस एक दूसरे को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अगर ये इतना समझ में आ गया तो इसकी लैंग्वेज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहाँ गए भाई, यहाँ मेड बट ज्वाइंट कंपेयर टू लैप ज्वाइंट, ठीक है। लैप ज्वाइंट जनरली नहीं बनाएंगे, क्या बनता है इससे, बट ज्वाइंट। पीसेस आर हेल्ड टाइटली एंड करंट इज अप्लाइड due to pressure, joints get slightly upset and hence its name as the upset welding, useful for joining rods or of similar pieces, ठीक है। रोड्स और सिमिलर पीसेस, सिमिलर पीसेस कैसे, मान लीजिए ये प्लेट है, इस प्लेट के साथ जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, बट इस साइड से ऐसे जोड़नी है आपस में, तो ये भी आप बट अपसेट वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जो आपने माइंड में सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है उसकी जगह ये लो, इन्हें दबाओ, क्या होंगे, यहाँ से भी उभरेंगे, ऐसे ऐसे साइडों से आएगा, साइडों से ये मटेरियल आगे आएगा या नहीं आएगा, जब इसे प्रेशराइज करोगे तो ये साइडों से मटेरियल आगे आएगा, ठीक है। बस वो चीज है, थिन की होगी या थिक की होगी, थिक, ठीक है। और ऐसा नहीं कि थिक बहुत बड़ा, ठीक है, पर्टिकुलर थिक, क्योंकि आप जब किसी चीज को ऐसे प्रेशराइज करोगे तो वो पतली प्लेट नहीं हो सकती है, वो पतले वायर नहीं हो सकते, बैंड हो जाएंगे, प्रेशराइज करोगे बैंड हो जाएंगे। तो आपके पास इतनी स्टिफनेस होनी चाहिए कि वो बैंड ना हो। अगर स्टिफनेस हो गई, अगर स्टिफनेस यहाँ पर ज्यादा नहीं रखोगे मटेरियल की तो वो बैंड हो जाएंगे, तो वो आपका कैसे करेगा, ऐसे जाएगा, आपने उसे प्रेशराइज किया वो तो ऐसे हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है, वो काम नहीं होगा इसमें। तो इसलिए थोड़ा थिक मटेरियल होगा। दिस इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड, ठीक है, पाइप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए मेटल प्लेट्स ऑफ सुटेबल थिकनेस, है ना। बहुत ही पतले होलो पाइप भी नहीं करोगे, हाँ मोटे होलो पाइप कर सकते हो, ठीक है, जो मेरे हायर स्टिफनेस के, हायर स्टिफनेस समझ रहे हो ना, सोम में भी आपने देखा था स्टिफनेस, स्टिफनेस स्टिफनेस क्या थी, क्या थी, क्या थी, बताओ जल्दी। स्टिफ स्प्रिंग वाली स्टिफ, हाँ ई वाई आई नहीं, ई आई, ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी तो हमारी एक इस तरह से स्टिफनेस थी, मैंने वहां पर समझाया था फ्लेक्सुरल और टॉर्जनल, हाँ बिल्कुल, और टॉर्जनल वाली हो गई, टॉर्जनल में जीजे, ठीक है, और उसमें ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द प्लेट्स इज फर्स्ट फॉर्म्ड इनटू द शेप ऑफ द पाइप्स विद द हेल्प ऑफ द थ्री रोल्स, ये छोड़ो इस चीज को, ठीक है, ये वाली चीज है हमारी एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, रिजिडिटी और स्टिफनेस हाँ बिल्कुल सिमिलर रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, ठीक है, वो सिमिलर रहती है, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक। हाँ यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या जाता है आपका, फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। अपसेट वेल्डिंग माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो गया। अपसेट वेल्डिंग में क्या है, अपसेट वेल्डिंग में क्या है, रेजिस्टेंस, वीडियो अभी दिखा दूंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिगर याद होगा, फिगर जो दिखाया था उससे थोड़ा सा माइंड में क्लियर हुआ क्या है। जब आप कॉन्टेक्ट कराओगे बट वेल्ड में कॉन्टेक्ट कराओगे, रेजिस्टेंस है क्योंकि ये वर्क पीस जुड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस है तो यहाँ आई स्क्वायर आर टी ज्यादा है, आई ज्यादा है, आई स्क्वायर आर टी ज्यादा करेगा, इसका मतलब ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, प्रेशराइज करने के बाद में मटेरियल क्या है, साइडों से थोड़ा थोड़ा निकलेगा, तो उसी चीज को हम अपसेट वेल्डिंग बोल देते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग क्या होती है, दिस इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, नो। अब थोड़ा सा इनका नाम भी लिख लो थोड़ा, जिससे कि आपको क्लियर रहे। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग ऑब्वियस रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, नाम से साफ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सारे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में साथ में नाम लिख देना, कौन सी है ये, रेजिस्टेंस। अभी समझाया था ना, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बेसिकली रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का ही एक नया रूप है, ठीक है, जो हम ज्यादा जगह पर डिंपल्स दे देंगे। अपसेट वेल्डिंग भी क्या हो गई, रेजिस्टेंस। बात थोड़ी सी क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग क्या है, दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना कौन कौन सी, इसीलिए तो बार बार क्वेश्चन ईएससी में तो पूछे ही जाते हैं, ये पीएसयूज में। अपसेट, फ्लैश एंड ये आपकी अपसेट, फ्लैश एंड फ्रिक्शन, अपसेट, फ्लैश एंड फ्रिक्शन, इनमें कौन सी वाली क्या चीज यूज करके बनाई जाती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें आपकी क्या हैं, अलग अलग हैं। जरा देखना, हमने क्या किया, यहाँ फ्लैश वेल्डिंग है, फ्लैश वेल्डिंग में क्या, और तीनों के फिगर कैसे हैं, एक जैसे, तीनों के फिगर एक जैसे हैं। फ्लैश वेल्डिंग में क्या है, इसका भी फिगर देख के स्टार्ट करते हैं, ये रहा, ठीक है, उम्मीद थोड़ा दिख रहा होगा, छोटा करो, ठीक है, दिख रहा है, चलो
फ्लैश वेल्डिंग में क्या है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है ना, इधर क्लैंप कर रखा है, ये क्या मान लो फिक्स्ड, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास मूवेबल, ये हो गया मूवेबल। अब क्या करना है, ये मूवेबल जो है ये यहाँ पर किससे जुड़ा रहता है, कैम से। थोड़ा यहाँ पर ये समझना कि कैम से जुड़ा रहता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ जो मेरे पास ये आप ऑब्वियसली ये वाली चीजें कहाँ है, ये इलेक्ट्रोड बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है तो आपकी सप्लाई से जुड़े होंगे, बिल्कुल सप्लाई से जुड़े होंगे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग याद है ना, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग सप्लाई तो देनी पड़ती है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी, सप्लाई देनी पड़ेगी, करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसमें क्या होता था, अगर मैं इनको टच करा दूं और फिर गैप दे दूं, अपसेट वेल्डिंग में क्या गैप दिया, टच कराने के बाद, ना 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 बिल्कुल मत करना, अपसेट वेल्डिंग में टच कराने के बाद गैप नहीं दिया है, गैप दोगे तो क्या होगा, आर्क बनेगी और बहुत ज्यादा बनेगी, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि करंट क्या है काफी ज्यादा है ना, तो चांसेस क्या है आर्क बनने के ज्यादा। तो यहाँ अपसेट वेल्डिंग में आप ये करके ये नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, बट उसमें गैप बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। गैप क्यों नहीं बहुत ज्यादा हो सकता, वोल्टेज बहुत ही कम है, वोल्टेज बहुत ही कम है, जैसे हमने देखा भी था कहाँ 0.5 से 10 वोल्ट, ठीक है। तो आर्क लेंथ ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्क लेंथ अगर ज्यादा करोगे तो V = A + BL, A + BL के हिसाब से लेंथ अगर ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो आर्क लेंथ ज्यादा नहीं कर सकते, आर्क तो अच्छी जनरेट हो जाएगी, बट आर्क लेंथ अगर ज्यादा कर दी तो आर्क बुझ जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर उसमें, ठीक है। वो जो कंडीशन में सोचवा रहा था आपको। चलो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे आर्क से रिलेट करना है तो क्या इसका सेटअप और अपसेट वेल्डिंग का सेटअप सेम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें आर्क की वैल्यू, सॉरी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। तो ये मेरी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, ये मेरी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको क्या देना पड़ता है, कल समझा था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में रेजिस्टेंस की हेल्प से वेल्डिंग क्यों होती है, ये सोचो जरा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस की हेल्प से वेल्डिंग क्यों हो रही है, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर लगाते हैं, नहीं नहीं वो तो अपसेट वेल्डिंग है, या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर लगाते हैं, वो कब लगाते हैं, प्रेशर कब लगाया जा रहा है, जब वो मेल्ट हो गई है ना, तब प्रेशर लगा रहे हो। तो प्रेशर तो कीवर्ड नहीं हुआ रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कीवर्ड क्या था, हाई रेजिस्टेंस, नहीं वो तो माइक्रो ओम में होता है, हाई करंट। क्यों हाई करंट, क्यों हाई करंट, जिससे कि वो मेल्ट हो जाए, जिससे कि मटेरियल मेल्ट हो जाए, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में हाई करंट था क्या, नहीं, क्योंकि आपको जो मेल्टिंग थी वो किससे मिल रही थी, वो मिल रही थी इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे थे और इस पर टकरा रहे थे, मतलब आर्क के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ आर्क हम क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क क्रिएट नहीं हो रही है। तो अगर आर्क क्रिएट नहीं हो रही है तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है आई बहुत ही ज्यादा, जिससे हमारा I2RT आ जाए ज्यादा, और जिससे हमारा क्या हो जाए, मटेरियल मेल्ट। ये था कीवर्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। अगर मैंने यहाँ आर्क जनरेट कर दी तो क्या ये कीवर्ड्स यहाँ काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में ये काम नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ भेजना होता है, और हाई इंटेंसिटी किस कब पॉसिबल है, जब आप वोल्टेज डिफरेंस अच्छा रखोगे। ये 10 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, वोल्टेज डिफरेंस अच्छा रखोगे, है ना, कम से कम 80 वोल्ट के आसपास जैसा लेके जा रहे हो ह्यूमन सेफ्टी रखते हुए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो उसके सेंस में क्या होगा कि यहाँ पर आपको अगर आर्क जनरेट करके और इसको वेल्ड करना है, बट वेल्ड हो रहा है ये एक साइड से दूसरे साइड को, है ना, सोलिड सिलेंडर कर लें, ये इस तरह से सिलेंडर सिलेंडर इनको जोड़ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, यहाँ पर क्या होगा, आपने इस चीज को पहले टच कराया, कैम इधर घूम रही है, कैम वाला प्रोसेस याद है ना टॉम में, कैम वाला प्रोसेस। तो यहाँ जब ये इससे टच करेगी तो क्या होगा कि ये चीज हमारी इस साइड जा रही है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये वाली चीज जब ऐसे गई तो इससे टच हुई, थोड़ी सी टच हुई, जैसे टच होगी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस, जैसे करंट फ्लो हुआ आपने छोटा सा गैप क्रिएट कर दिया, है ना। क्यों गैप क्रिएट हुआ, क्योंकि कैम घूम रही है, जब कैम घूमेगी तो उसके जो पाथ होता है, जिस पर पाथ होता है उस पर हमारा फॉलोवर ये काम कर रहा है, ये फॉलोवर है, ठीक है। ये हमारी कैम हो गई, ये फॉलोवर हो गया। तो जैसे जैसे कैम घूमेगी उसके हिसाब से फॉलोवर घूम रहा होगा, तो यहाँ फॉलोवर क्या करेगा, अब वापस आएगा, क्योंकि कैम की अब ये प्रोफाइल उसके सामने आ गई तो वापस आ गया। जैसे ही वो वापस आएगा क्या होगा, और उसी हिसाब से कैम बनाओगे जितना आपको लेंथ चाहिए, बीच का गैप चाहिए, तो कैम उसी हिसाब से प्रोफाइल किया तो आपका ये गैप भी तो उतना ही मेंटेन होगा ना जिस हिसाब से प्रोफाइल बनाई आपने, ठीक है। जैसे वो यहां तक पहुंचा क्या बनी, आर्क, बीच में क्या प्रोड्यूस हो गई, आर्क, आर्क मेंटेन है, आर्क मेंटेन है क्या करेगी इसे,
क्या करेगी, मेल्ट करेगी, और मेल्ट करने के बाद क्या करोगे, अब वो इलेक्ट्रिक आर्क की, देखो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, किसका, अपसेटिंग का। मैं ये नहीं बोलूंगा रेजिस्टेंस वाली, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या बोल रहा हूं, अपसेटिंग। अपसेटिंग मतलब फूलना, अपसेटिंग, अपसेटिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्या आप कभी ऐसे किया करते थे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, मेल्ट किया, फिलर मेटल आ रहा है उसको फिर ऊपर से प्रेशर डालते थे क्या, ऐसा तो कभी नहीं किया, बस मेल्ट हो गया, वो ठंडा होने दिया, वेल्ड हो गया, खत्म। इसमें क्या है, इसमें इसमें ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, दोनों को जोड़ना है रे। उसमें एक इलेक्ट्रोड था, वो मेल्ट होकर नीचे गिर रहा था, इसमें इसे मेल्ट होकर नीचे गिरा, क्या होगा, वेल्डिंग होगी कभी। आपको इसको इसके साथ जोड़ना है, ये दोनों ही क्या है, वर्क पीस है। मेरी बात समझो, जो हमारे गेट में मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये वो चीजें हैं जो दुनियादारी है, और इस चीजों को हमें सिर्फ और सिर्फ नाम के बेसिस पर समझना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपके पास ये भी गेट में क्वेश्चन आएंगे, बट ये ऐसा नहीं आएंगे कि ये ऐसा क्यों किया, ये क्या है, बस आपको क्या है कि हाँ अगर हमें वेल्डिंग करनी है बट वेल्ड, और बट वेल्ड करना है किसके साथ में, प्रेशर के साथ में भी, तो आपने आर्क तो किया, अब ये मत कर देना आर्क वेल्डिंग में सर प्रेशर यूज होता है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट मत ले आना, क्योंकि इसमें आपको साफ दिखेगा आर्क वेल्डिंग है और प्रेशर भी है। मेरी बात को समझो, ये चीजें क्या हैं, ये आपकी एक अलग से टेक्निक्स हैं जो आपने अपने काम के बेसिस पर निकाली। ठीक है, आपने आर्क वेल्डिंग करके और दो सॉलिड सिलेंडर को जोड़ दिया, बट कैसे जोड़ा भाई, जब तक आप प्रेशर नहीं लगाओगे तब तक वो आपस में जुड़ेंगे थोड़ी, कहां किस सेंस में नहीं जुड़ेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल जैसे रखें। और अगर आप इसे वर्टिकल रखोगे, माइंड में ये आता है वर्टिकल रखोगे तो क्या, ऊपर से इतना गैप मेंटेन रखो, इसे पिघलाते रहो पिघलाते रहो पिघलाते रहो, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बैठेगा उसका। बात समझ में आ रही है ना, कि इतना गैप जो हमने किया उसका क्या फायदा, इसको मेल्ट करते रहो, और हमें कोई वेल्डिंग ये थोड़ी चाहिए कि इतने इतने दूर पर वेल्ड हो, ये वेल्ड ऐसे हो कि इतनी इतनी दूर पर वेल्ड हो, है ना, मटेरियल आ गया यहाँ, मोल्टन मेटल आ गया, बट क्या फायदा उससे, हमें तो यहाँ पर वेल्ड चाहिए ना, जब इन दोनों पास में हो, चाहे वर्टिकली क्यों ना रख दो, मेल्ट तो ये चाहिए ना हमें वेल्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एज ए फ्लैश वेल्ड। फ्लैश वेल्ड हमारी क्या रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, नहीं, पहली चीज ये क्लियर होगी, फ्लैश वेल्ड हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। क्या ये अपसेट वेल्डिंग है, एक प्रकार की, बहुत बढ़िया, अपसेट वेल्डिंग है, हाँ इसमें अपसेट हो रहा है, बट क्या ये अपसेट वेल्डिंग डायरेक्टली है, नहीं, क्योंकि अपसेट वेल्डिंग जो हमने क्लासिफाई की है, जिसका नाम हमने अपसेट वेल्डिंग दिया है, अपसेट नहीं अपसेट वेल्डिंग दिया है, उसमें है रेजिस्टेंस मेन क्राइटेरिया। यहाँ क्या है, ये है फ्लैश वेल्डिंग, काम वही है, काम वही है जैसे अपसेट वेल्डिंग में हमने किया था, पहले आर्क जनरेट हुई, मोल्ट हुआ, और कैम की वजह से क्या होगा, वापस आ जाएगा, जैसे ही वापस आया प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट होने के बाद में ये चिपका रह गया, यहाँ पर वेल्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये फ्लैश वेल्डिंग मेरी क्या होती है, फ्लैश वेल्डिंग होती है मेरी, याद रखना इस चीज को, दिस इज दी आर्क वेल्डिंग। और यहाँ पर आर्क वेल्डिंग के साथ में क्या यूज करूंगा मैं, मतलब कॉन्टेक्ट। तो अब ये प्लीज ये मत कहना कि आर्क वेल्डिंग में प्रेशर यूज होता है, दिस इज द स्पेसिफिक टाइप्स, जैसे फ्लैश वेल्डिंग हो गया, आगे अपसेट वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, अपना की पॉइंट वही रखना जो आर्क वेल्डिंग में आपने समझा था, प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो, इट इज सिमिलर टू अपसेट वेल्डिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द आर्क रादर देन रेजिस्टेंस हीटिंग, बस यहाँ आर्क का यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस हीटिंग नहीं है। one piece is clamped with cam controlled movable platen and other will is fixed, other जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने वर्डिंग में समझा रखा है, इसे पढ़ लेना, इसको मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, और मैंने कहा है इन चीजों को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं चीजों को चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लेना मेरे से व्हाइट बैकग्राउंड लेके, ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही पढ़ लेना, जैसे भी आपको सुटेबल रहेगा। मैं व्हाइट बैकग्राउंड की भी इनकी ये दे दूंगा, बट व्हाइट बैकग्राउंड में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे इस चीज को कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो मुझे व्हाइट बैकग्राउंड दे दूंगा, बट उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वर्डिंग होगी। क्लियर है, चलो, ओके ओके ओके, सो फ्लैश वेल्डिंग कंप्लीट। क्या कीवर्ड, क्या क्वेश्चन, कि फ्लैश वेल्डिंग किसके ऊपर काम करती है, किसके ऊपर काम करती है, आर्क वेल्डिंग, आर्क करंट के बेसिस पर। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, बस ये छोटा सा की पॉइंट है जो गेट में आ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या चीज,
ये आर्क में आती है, ये रेजिस्टेंस में नहीं आएगी। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए करंट बहुत ज्यादा होने चाहिए, ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये प्लीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट परकर्सन वेल्डिंग। परकर्सन वेल्डिंग में क्या करना है, जो हमने अपसेट वेल्डिंग पढ़ी, ध्यान दो, हमें और कुछ नहीं करना, बस छोटे छोटे कीवर्ड चुराने हैं। जो हमने अपसेट वेल्डिंग पढ़ी, अपसेट वेल्डिंग, उसमें क्या था, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, मतलब उसमें हमने कुछ डिवाइस दिया था एसी वगैरह। ठीक है, यहाँ इस परकर्शन वेल्डिंग में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लेके चलना है, बस वहां क्या यूज करना है हमें, एज ए एनर्जी रिजर्वायर, मतलब कैपेसिटर। बस कैपेसिटर यूज करना है। जो काम हमने अपसेट में किया था रेजिस्टेंस की हेल्प से, वही मुझे यहाँ कैपेसिटर की हेल्प से करना है। एनर्जी स्टोर्ड है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, परकर्सन वेल्डिंग में और कुछ नहीं है। बस एक बार 1996 में आई थिंक एक उसमें वो आया था, वो भी डेट 1996 में उसमें आया था एक बार क्वेश्चन, उसमें भी ऑप्शन में नाम था इसका, सही आंसर ये था भी नहीं। ठीक है, सही आंसर में कुछ और था। ठीक है, तो आपके लिए ये चाहे कुछ भी हो, उससे ज्यादा नहीं लेके चलना। बिल्कुल मैंने क्या बोला अभी, दिस इज ए टाइप ऑफ दी, अगर मैंने अपसेट वेल्डिंग की तरह बोला तो क्या होगा, ये टाइप ऑफ दी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। पहली चीज तो ये क्लियर, अगर क्वेश्चन आ जाए तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। दूसरा, बिल्कुल जैसे कहानी मैंने अपसेट वेल्डिंग की बताई वैसे ही ये है, बस यहाँ क्या है यूज्ड, कैपेसिटर, एनर्जी रिजर्वायर्स यूज होते हैं बस, इसमें और कुछ नहीं। एनर्जी रिजर्वायर पता है ना क्या होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, चलो, सिमिलर टू फ्लैश वेल्डिंग एक्सेप्ट आर्क पावर बाय ए रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होती है, कैपेसिटर्स में। ठीक है, बस ये कीवर्ड याद रखो, बाकी की दुनियादारी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है ना। इस तरह से ये खत्म होगा, ऐसे नहीं होगा, और ना ही मुझे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना भी है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर इन्हीं चीजों में फंसते रह जाएंगे हम। ठीक है, इसमें क्या है, बस यहाँ जो है, यहाँ के साथ में हमें क्या लिखना है, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइस, बस ये चीज और साथ में लगनी है। और ये सेम प्रोसेस है बिल्कुल, ये क्लैंप, ये फिक्स हो गया, ये मूवेबल है, इसकी हेल्प से आप इस चीज को इधर उधर कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो, सेम चीज है, बट वेल्ड के लिए यूज हो रहा है। अपसेट वेल्ड आपने पढ़ लिया था, बिल्कुल ये वाली चीज वही है। ठीक है, बस यहाँ एनर्जी स्टोर डिवाइस और है। ठीक है, चलो अब आ जाती है यहाँ से, ये थर्माइट वेल्डिंग थोड़ी सी अच्छी है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थर्माइट वेल्डिंग से बहुत ही लेंथी क्वेश्चन या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जब वो एबीसीडी वाले क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपसे, तो उसमें जनरली थर्माइट वेल्डिंग का नाम जरूर होता है। ठीक है, बट थर्माइट वेल्डिंग फॉर ए मैकेनिकल स्टूडेंट बहुत ही यूजफुल होती है, इसलिए हमें देखना होता है। कैसे, मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें, चलो वो तो गेट वाली होगी, हाँ बात ठीक है, गेट वाली होगी। अगर मैं आईएएस की बात करूं तो रेलवे। ठीक है, अब रेलवे चलो फिलहाल अभी साइड हो रखा है आईआरएमएस, सिर्फ, हाँ सिर्फ वो ऐसे ही है। ठीक है, वो बस कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होने वाला उसका भी फिलहाल। ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, इसके बाद 22 से 23 के बाद, जब भी सरकार फिर से बने। ठीक है ठीक है, तो अभी जो है कोई नहीं, इतना तो चलता है, इतनी तो डेमोक्रेसी है भाई। ठीक है, तो अभी मैंने ये थोड़ी कहा कौन सी सरकार बने। ठीक है, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, मैं तो पार्शल हूँ ना उस चीज में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीजें नहीं चलेंगे भाई, ना ना हो गया ठीक है ठीक है। तो अभी देखो, अब रेलवे, तो रेलवे हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अब रेलवे ट्रैक्स जिस पर रेल्स हमेशा चलती रहती है, वो क्या होने चाहिए, हमेशा परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट रहनी चाहिए। उनमें अगर जरा सा भी क्रैक आ गया तो फंस गए, क्योंकि आपको तुरंत ही क्या करनी पड़ेगी, सेवाएं रद्द करनी पड़ेंगी, और सेवाएं रद्द हो गई तो आप ही परेशान होंगे फिर फाइनली। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, क्या होगा, अगर मैंने ट्रैक लिया एक, जनरली क्या है, ट्रैक कहाँ होते हैं, ट्रैक कहाँ होते हैं, यही एक ऐसी चीज होती है जो कि आप उठा के, आप वहां से निकाल के, और शहरों में नहीं लेके आ सकते जहां एपरेटस लगे हुए हैं, है ना। ये क्या होता है, रिमोट एरियाज में, है ना भाई, जंगलों में ट्रैक होते हैं ना। ठीक है, और अगर उसकी वर्किंग करने के लिए आप यही करते रहोगे तो आपको ना डेली बेसिस पे कोई ना कोई ट्रक लेके जाता दिखेगा, रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, अगर ऐसे ही सोचा तो कि भाई हमारा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, और अगर आप हर जगह सिस्टम ही लगाना शुरू कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, तो भी नहीं हो सकता, है ना। तो रिमोट एरिया में हमें ऐसी चीज लेके चलनी है जो कि पोर्टेबल भी हो,
और ज्यादा स्ट्रेंथफुल भी हो, पोर्टेबल भी हो और स्ट्रेंथफुल भी हो। कि पोर्टेबल इसलिए रखनी है कि कहीं से भी टूट सकता है, हजारों किलोमीटर में रेल फैली हुई है जबकि गांव के एरिया से निकल के आ रही है, जंगलों से निकल के आ रही है, आपको पोर्टेबल चीजें लेके जानी पड़ेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत ही हाई स्ट्रेंथ की हो जिससे कि फिर से क्रैक ना आ जाए, या उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है या जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, जो हीटिंग देंगे आप, उसके बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम रह गई ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं, यहाँ हम यूज क्या करते हैं, थर्माइट वेल्डिंग को समझो। ये थर्माइट वेल्डिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ऐसी केसेस में जहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा वेल्ड मटेरियल चाहिए। जो मोल्टन मेटल फाइनली बन के आया उसमें हमारी बहुत ही रेयर इम्प्योरिटी हो, बहुत ही रेयर, मतलब जिस मटेरियल का वो है वैसा ही मटेरियल हो और बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दे पूरे एरिया में। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाला और उस कॉन्सेप्ट में क्या किया, उस कॉन्सेप्ट में क्या किया, जैसे ये किसके बने हुए हैं रेलवे ट्रैक्स, लोहा, बिल्कुल सही बात है, जो हम देखते हैं वो तो लोहा ही है ना, जिसे हम बचपन से बोलते हैं कि वे लोहे के हैं, आयरन। ठीक है भाई, आयरन का ही तो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, आयरन का ही कॉन्सेप्ट है, लोहे के हैं। ठीक है, तो आयरन है मतलब आयरन तो है। अगर मेरे पास ये आयरन है तो आपके पास जो वेल्ड पूल बनेगा या जो वेल्ड बीड बनेगी वो किसकी बननी चाहिए, आयरन की। भाई ये मान लीजिए यहाँ पर क्रैक आ गया ऐसे, ऑब्वियसली लैप जॉइंट तो होगा नहीं बट ही होगा जब क्रैक आएगा। तो रेलवे ट्रैक थी, रेलवे ट्रैक में बीच में क्रैक आ गया, तो अगर वो क्रैक आ गया उसे वेल्ड करना है आपको, तो उसमें कभी भी लैप जॉइंट थोड़ी होगा, क्रैक के बाद बट ही तो आएगा। तो ये चीज ऐसे मान ली मैंने। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे वी ग्रुप दिखाया जिसे थोड़ा याद रहे। ठीक है, आपने उसको थोड़ा वी ग्रुप के सेंस में ले लिया। ठीक है, अभी क्या है, अभी क्या है, जरा यहां से आप सोचो, अभी क्या है कि ये क्या है आयरन का, तो आपके पास वेल्ड मटेरियल क्या होना चाहिए, आयरन। ठीक है, तो आयरन होना चाहिए, बात ठीक है। और अगर हमें यहाँ प्योर आयरन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि नहीं, सोचो जरा, अगर हमारा यहाँ प्योर आयरन मिल जाए तो टेंशन खत्म ना उस वाले पार्ट की। ठीक है, मतलब उतना उसमें कॉन्सेप्ट हो, जैसे छोटे मोटे अलॉय हम मिला देते हैं वो ठीक है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, बट जितना मेजोरिटी प्योर आयरन बीच में रहेगा उतना अच्छा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आयरन की ही वेल्डिंग में मोल्टन शेप में लेके आने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हो, आयरन टपकता रहे, हमारा सेंस ये तो रहेगा आयरन टपकता रहे, वो इन चीजों को मेल्ट कर दे, है ना, वो वेल्ड कर दे, सॉरी वेल्ड कर दे। ये होता है कॉन्सेप्ट थर्माइट वेल्डिंग के लिए। बट ये चीज आएगी कहां से, तो ये आती है हमारी, ये आती है हमारी, यहां से देखिएगा, ये आती है हमारी हीटिंग एंड कोलिशंस इज बाय सुपर हीटेड मोल्टन मेटल। मैंने जो अभी आपको समझाया क्या कि Fe जो गिर रहा है वो कैसी स्टेट में होना चाहिए, सुपर हीटेड, मतलब मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, जिससे कि वो उस प्लेट को, उस रेलवे ट्रैक को क्या करे, पिघला सके, है ना, याद है, पिघला सके, और पिघला सके तो यहाँ पर अच्छा एक वेल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हीटिंग एंड कोलिशंस मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, हीटिंग एंड जुड़ना इज बाय सुपर हीटेड मेटल, मोल्टन मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड एंड मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका मटेरियल का मेरे पास ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, जिस मटेरियल का मेरे पास रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसका आप क्या लेके चलोगे, उसका आप लेके चलोगे मेटल ऑक्साइड। तो Fe3O4, दिस इज द मेटल ऑक्साइड जो इजीली अवेलेबल है, आयरन ओर। ठीक है, Fe3O4 क्या यूज करना है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, गलती मत करना, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें हमें आयरन देना है, क्योंकि ये क्या है, बेस मेटल आयरन का, है ना, बेस मेटल आयरन। और ये क्या प्योर होगा क्या, है ना, ये क्या मतलब दुनिया में क्या आप ट्रैक जो बना रहे हो प्योर आयरन के बना रहे हो, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ अलॉय है, ठीक है, होने दो, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, वो कौन सी वाली स्टील है, कौन सा वाला क्या है, हमें उससे ज्यादा मतलब है। हमें मतलब क्या है, जहां वेल्डिंग हो रही है वहां पर अगर प्योर आयरन आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग थोड़ी प्रॉपर रहेगी। तो उसके सेंस में अगर मैं कहता हूं तो ये जो भी मेटल है, XYZ को भी मेटल है, आपको अगर उसकी थर्माइट वेल्डिंग करनी है, ये जरूरी नहीं है कि आयरन की हो, आयरन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड प्लस में रिएक्शन किससे करेगा, जो उसके ऑक्साइड को उड़ा ले जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो ऑक्साइड उड़ा ले जाता था, जो O को अपने आप में ऐड करता था, रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग करता था। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, यहां पर एल्यूमिनियम, Fe3O4 में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, यहां से O को अपने साथ ले जाएगा, क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम जल्दी से ऑक्साइड्स बनाता है ना। तो आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को इस आयरन ओर के साथ में ऐड किया, और ऐड करके क्या किया, मतलब आपने इसको क्या किया, हीट किया, आपने इसको हीट किया। हीट करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का। जैसे ही उसको आसपास की ऑक्सीजन दिखी, उसने अपने आप में मेटल ऑक्साइड बना लिया। तो इसका वाला ऑक्साइड जो बनेगा वो बनेगा, और साथ में इसने क्या दे दिया, Fe। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, Fe प्लस Al2O3। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और साथ ही हमने जो स्टार्टिंग में हीट देंगे, तो स्टार्टिंग में हम हीट देंगे, वो फिर धीरे 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 आयरन को गर्म करती जाएगी, और आयरन से जो हमारे पास हीटेड आयरन दिख रहा है, वो हीटेड आयरन यहाँ आएगा। आयरन का टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 के आसपास है ना, 1539 के आसपास होता है, 1540। तो 1540 है आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर। जबकि इस रिएक्शन से जो हमारे पास टेम्परेचर बन के आ रहा है वो करीबन होता है 2700। थर्माइट वेल्डिंग में जो हमारी ये रिएक्शन होके जो टेम्परेचर बन के आ रहा है, दैट विल बी दी 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1500 एंड 2700, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 1500 है, आयरन मेल्ट हो जाएगा, ये तो मेल्टेड है, ये तो 1500 से ऊपर 2700 था। इसी को हमने क्या बोला, 1500 से कितना ऊपर है इसका टेम्परेचर, इस Fe का 1500 से कितना ऊपर है, 2700 पहुंचने के लिए 1200 का डिफरेंस। तो जो 1200 का है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर हीटेड लिक्विड फॉर्म, वेपर नहीं, समझो इस चीज को, ये वेपर फॉर्म नहीं है, ये क्या है, सुपर हीटेड लिक्विड फॉर्म। आपको याद होगा ना, जो हमारे पास ये वाली चीज हुआ करती है, उसमें ये जो होता है, ये हमारे पास वेपर आ जाता है, तो वो लिक्विड का है, वो H2O का है, ये Fe का नहीं है। Fe में क्या है, 1200 डिग्री मतलब 2700 पर पहुंचने पर भी ये क्या है मेरा, सुपर हीटेड स्टेट में कितना है, और लिक्विड है ना, और साथ ही क्या है, लिक्विड। ठीक है, 1200 इसका टेम्परेचर ज्यादा है अपने मेल्टिंग टेम्परेचर से। यहाँ पर ये क्या होगा, जब ये चीज हमारी इसमें गिरेगी 2700 डिग्री के साथ में, जब ये चीज गिरेगी, तो क्या जो ये आयरन एक्चुअल में था, क्या वो तुरंत मेल्ट नहीं होगा, तो ये जो तुरंत मेल्ट होगा, तो यहाँ वाला पूरा एरिया क्या हो गया, पूरा एरिया मेल्ट, पूरा एरिया क्या हो गया, मेल्ट। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक बहुत ही अच्छी पकड़ बनेगी, सब कुछ मेल्ट, उसके बाद वेल्ड, सब कुछ मेल्ट हो गया फिर वेल्ड हो गया। तो थर्माइट वेल्डिंग में हमें ये फायदा होता है कि पूरा ये पकड़ बन के आ जाती है इसकी, है ना। इसको मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा सा और विजुअलाइज हो जाएगा आपको कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां। और क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे मेटल ऑक्साइड में, जो मेटल ऑक्साइड है वो अलग से है और एल्यूमिनियम अलग से है, इन दोनों को मिलाएंगे अलग से, उससे हम फाइनली ये रिएक्शन बनाते हुए आयरन को भेजेंगे। तो ये चीजें पेरेंट मेटल हैं, ये चीजें इसमें यूज नहीं हो रही हैं। यहाँ पर Fe अलग से मिल रहा है, Al2O3 यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, उसे भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, बट उस Fe का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब इसकी वीडियो भी देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो थर्माइट वेल्डिंग में और क्या क्या है, जो इक्वेशन है उसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है, जो भी मोल्स हैं क्या है। ठीक है, यूज्ड मिक्सचर 1 पार्ट एल्यूमिनियम, 1 पार्ट एल्यूमिनियम, 3 पार्ट्स आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एंड इग्नाइटेड बाय ए मैग्नीशियम फ्यूज। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये मैग्नीशियम फ्यूज से ये इग्नाइट होगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रिएक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम फ्यूज हम यहाँ यूज कर रहे हैं 1150 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब ये टेम्परेचर आया तो ऑब्वियस है ये रिएक्शन होने लगी, और जब ये रिएक्शन होने लगी तो उसने क्या दिया, आयरन दिया अलग से, मेटल ऑक्साइड दिया अलग से, एंड साथ में हीट लिबरेट की। ये रिएक्शन करने के लिए आपने हीट दी और उसके बाद में हीट लिबरेट भी हुई। हीट देने का मतलब क्या है, आपने टेम्परेचर हाई पर इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम को और Fe3O4 को। ठीक है, टेम्परेचर 2750 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड्स, बहुत ही जल्दी होती है ये जो रिएक्शन हुई बहुत जल्दी हुई। टेम्परेचर कितना निकला, 2750 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड्स, सुपर हीटिंग द मोल्टन आयरन विच प्रोवाइड बोथ हीट एंड फिलर मेटल। ये अपने आप को खुद ही तो जाके जो आयरन बन के आ रहा है वो खुद जाके उसके गैप को भर रहा है ना, तो एज ए फिलर मेटल भी यूज हो रहा है। रनर्स एंड राइजर्स आर प्रोवाइडेड लाइक कास्टिंग, इसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, अभी ये चीज वीडियो में दिख जाएंगी वो कैसे होती हैं, साइडों में लगे रहते हैं। कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज कैन बी वेल्डेड यूजिंग ए डिफरेंट स्टार्टिंग मिक्सचर। ऑब्वियस है,
मैंने आपसे यहाँ आयरन का एग्जांपल लिया, आप कॉपर को भी थर्माइट वेल्डिंग कर सकते हैं। कॉपर का ऑक्साइड लोगे प्लस में उसके रेस्पेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जो उस कॉपर की ऑक्साइड को खा ले। बात समझ में आ रही है ना? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो फाइनली क्या होगा, हीट निकलेगी। तो कॉपर की भी थर्माइट वेल्डिंग हो सकती है, ब्रास की भी, ब्रॉन्ज की भी, ये सारी चीजें की। मैंने आपको आयरन का एग्जांपल लेके बताया रेलवे ट्रैक का, ठीक है। यूज्ड टू जॉइन थिक सेक्शन ऑब्वियसली इन रिमोट लोकेशंस लाइक रेलवे ट्रैक। बात क्लियर है? चलो, ये चीज आपको इस फिगर में थोड़ी सी दिख जाएगी, बाकी मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्या चीज? टिक वेल्डिंग वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देगी जो आपको चाहिए, समझ रहे हो? जो टिक, हाँ ठीक है, बट यहाँ पर जो गैप है ना, ऑब्वियसली देखो गैप यहाँ पर छोटे छोटे नहीं होते हैं। जब क्रैक बनती है तो क्रैक देखो, जो हमारी टिक वेल्डिंग है जनरली हमारी किसके लिए है? थिन प्लेट्स में वी ग्रूव दिया, ये दे दिया, इसको मेल्ट कर दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये गैप जो देगी ना काफी बड़े बड़े होते हैं, उसको पूरे को आपको मेल्टन ला के भरना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप उसे उठा के नहीं रख सकते, सरका नहीं सकते उसे, और थर्मली एक्सपेंड करोगे नहीं क्योंकि फिर फंसोगे। क्योंकि यहाँ पर आपको वो जो गैप क्रिएट हुआ ना उसको भरना है, तो गैप क्रिएट करने के लिए वही मेटल होना चाहिए, चाहे वो कॉपर के बेसिस पर लेके चल रहे हो चाहे आयरन के बेसिस पर। टिक वेल्डिंग में क्या होगा, जितना फिलर वो यूज। अब क्या आपके पास अगर गैप इतना है, मान लीजिए गैप इतना आ गया रेलवे ट्रैक में, क्या करोगे? यहाँ टिक का यूज कर लोगे? नहीं, क्योंकि इतना सारा फिलर मेटल कैसे इलेक्ट्रोड को पिघला पिघला के यूज करोगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर वो चीज यूज होती है कि जितना बड़ा गैप भी हो वो आपके उस क्रूसिबल के हिसाब से जब आप उसको इसके अंदर डालोगे तो आयरन जो बन के आएगा वो इतना ज्यादा यूज कर सकते हो आप कि वो पूरे का पूरा गैप को भी भर ले, ठीक है। और सारे का सारा एक जैसा है ना, ये जो आयरन जा रहा है वो दूसरे वाले आयरन को भी मेल्ट कर रहा है तुरंत, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर है 2700, ठीक है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो ये हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, यहां से हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग खत्म हो चुकी है। कहां से? थर्माइट वेल्डिंग से। यहां से जो आगे हैं ये हमारी क्या है, बेसिकली अदर वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिनके नाम जनरली गेट पूछ लेता है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके चल रहे हैं। ईएससी में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ईएससी में क्वेश्चंस आते हैं, पीएसएस में आते हैं, बट मुझे गेट के बेसिस पर ही लेके चलना है, इसलिए मैं बहुत ही सिर्फ और सिर्फ समझाते हुए, थोड़ा बहुत समझाते हुए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा कंटेंट आज खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। चलो अब एक काम कर लें, यहाँ तक पहले वीडियोस देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हमें बहुत बड़े थिक जो प्लेट्स हैं उनको जोड़ना है। मैंने आपसे बोला था ना, ऐसे तो आर्क वेल्डिंग आप कहीं पर भी कर दोगे या भी कहीं पर भी बना दोगे, ऐसे नहीं होता। जहां बहुत बड़े बड़े मेटल्स को आपस में एक साथ जोड़ना है, और कौन सा वाला ज्वाइनिंग करना है मेटल्स का, कौन सा वाला? बट ज्वाइंट करना है। दो बड़े बड़े मेटल्स हैं, दो बड़े बड़े पीसेज हैं आपके पास, उनको बट ज्वाइंट करना है, तो कैसे करोगे? उनको बट ज्वाइंट करना है, कैसे करोगे? ये ऐसे हैं, थिकनेस इनकी क्या है? ज्यादा, थिकनेस ज्यादा, 2 से 3 मीटर भी हो सकती है, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ऐसे वेल्डिंग करने के लिए जो टेक्निक है ना इलेक्ट्रोस्लैग, उससे दिक्कत नहीं होगी, समझना है उस चीज को। आप चाहे कितने बड़े ये चीज लेके चल लो, उसकी वेल्डिंग आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अभी उसको फील करना। ये दूसरा मटेरियल हो गया, ये इसके साथ में है, इनको कैसे ज्वाइन करना है आपको? यहाँ से, कहाँ से? यहाँ पर ज्वाइन करना है इन्हें, है कि नहीं? इसे इसके साथ में ज्वाइन करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसी के लिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती है। क्या? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग मैं आपको ग्राफ फिगर से लेके चलता हूँ, उसी में समझाता रहूंगा। यहां से देखना इस वाले फिगर को, इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्या हो रहा है यहाँ। ये जो है, देखो क्या हो रहा है, आपके पास जो बेसिक प्लेट है, ठीक है, कौन कौन सी बेसिकली प्लेट है आपके पास? देखो यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये है मेरे पास वर्क पीस, जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया ना ऐसे, ये वाले जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस आप ऐसे देख रहे हो तो ये वाली चीज ऐसे दिख रही है, ठीक है। ये वर्क पीस एक, ये वर्क पीस दो। मैंने क्या किया, उसको मैंने वहां तक पूरा ना दिखा के इसको यहाँ से कट कर दिया, जिससे कि आपको अंदर का अरेंजमेंट दिख सके। सोचो जरा इस फिगर में क्या है, इस फिगर की ब्यूटी यही है कि आपको क्या किया, इंटरनल चीजें भी दिख रही हैं, जबकि ये चीज कभी ऐसे होगी जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा,
ये तो मोल्टन है, ये तो पिघल के इधर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से क्या है, एक क्रॉस सेक्शन से हमने हैच सेक्शन से इसे कट कर दिया इमेजिनरी, और इसका पीस काटा और साइड कर दिया। तो आपको ये दिखेगा अंदर से। अंदर क्या हो रहा है, अंदर मतलब कहाँ, अंदर मतलब यहाँ पर ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये वाला जो इन दोनों के बीच का गैप है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये जो गैप वाली चीज है इसमें क्या हो रहा है, ये उसकी कहानी है जो कि इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगी। किस वाले फिगर से, इससे। पहले फिगर समझ में आ रहा है ना, वो जो चीज समझाई है वो प्लेट हमारी ये दो हैं, और उस प्लेट में ये चीज ऐसे फिल हो रही है। अब फिल कैसे होती है जरा ध्यान से समझना। इसके सामने इधर लगा दो एक इलेक्ट्रोड, इसके बैक साइड इधर लगा दो एक इलेक्ट्रोड, दोनों साइड क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड। मेरी कहानी सुनना, अगर ये कहानी में थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो फिर इलेक्ट्रोस्लैग रटनी पड़ेगी। प्लीज रटो मत, थोड़ी सी मेरी बात को फोकस करो, ठीक है। क्या करना है जरा इस पर ध्यान दो। मान लीजिए आपके पास ये चीज थी, जैसे ये फिगर मैंने बनाया था अभी, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये कहाँ पहुंच गए, यहाँ ये चीज थी। आपने क्या किया, इसके सामने एक इलेक्ट्रोड लगा दो ऐसा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ये ऐसे, थोड़ा फील करते चलना। ये इलेक्ट्रोड लग गया इसके सामने इस साइड, आगे दो मटेरियल हैं ये, और एक सेकेंड, ये दो प्लेट है, इनको जोड़ना है आपने, इन दोनों को जोड़ना है, ऐसे जोड़ो आप यहाँ पर, ऐसे इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। क्या किया आपने, यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाया इस जगह आगे की तरफ, एक इलेक्ट्रोड हो गया ये ऐसे आगे, और एक इलेक्ट्रोड हो गया ये ऐसे पीछे। समझो जरा इससे, आपने गैप जो ले रखा है उसके आगे एक इलेक्ट्रोड, पीछे एक इलेक्ट्रोड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर सबसे पहले स्लैग रखोगे। स्लैग, स्लैग क्या होता है, स्लैग क्या होता है, याद है कुछ, जो फ्लक्स था उसका रिएक्टेड मतलब मोल्टेड पार्ट, ठीक है। जब वो मोल्ट हो गया, मेल्ट हो गया था, तो मोल्टन स्टेट में ही तो उसे स्लैग बोला था। जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो चलो वो सॉलिड होने दो, नहीं तो मोल्टन स्टेट में जो उसके ऊपर लेयर बनती आ रही थी उसे तो स्लैग बोल रहे थे। बस मैंने क्या किया, वही स्लैग, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो वही फ्लक्स मोल्टन स्टेट में आपने इसके अंदर भर दिया। और वो कैसा है, वो है हमारा, उसे हम स्लैग बोलेंगे मोल्टन स्टेट में, इसीलिए मैं उसे स्लैग बोल रहा हूँ अभी। क्यों, क्योंकि वो जब मैं इसके अंदर रखूंगा, ठीक है, वो इसके अंदर भरो तो कहाँ पहुंचेगा, सबसे नीचे वाली लेयर पर, टूट ना जाए मुझसे, सबसे नीचे वाली लेयर पर यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हो ना, इसमें स्लैग लो भर दो, यहाँ पहुंच जाएगा। पूरा यहाँ तक नहीं भरो, सिर्फ इतनी नीचे वाली लेयर। आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जो चीज है आपको कैसे दिखेगी, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ओके से मिट जाएगा, बट सारा मिट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ऐसे गया यहाँ से, ये बैक साइड में ऐसे दिख रहा है, डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये बैक साइड आप देख नहीं सकते, ठीक है, जो छिप रही है। तो ये हो गया आपके पास। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने सामने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड, ये हो गया व्हाइट कलर में ऐसे इलेक्ट्रोड, यहाँ लगा दिया बैक साइड में भी इलेक्ट्रोड, बैक साइड को मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ एक अलग कलर से इससे। तो ये बैक साइड में ये इलेक्ट्रोड हो गया, समझ रहे हो, ये बैक साइड में इसके पीछे बैठा हुआ है और भी पीछे, जैसे कि ये वाला पेज, ठीक है। अभी क्या है, इन दोनों के बीच में आपने क्या डाल दिया, स्लैग। तो स्लैग आपने यहां भरा है इस जगह, समझ में आ रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो ये गैप है, ठीक है, और ये जो आपको गैप दिख रहा है इसमें यहां भर दिया, तो इतने में स्लैग भरा हुआ है। क्या किया, अब बस इतना अगर फिगर समझ में आ रहा है तो इससे क्या करो, इससे क्या करो, एक कंडक्टिंग वायर, इससे क्या करो, बैक साइड से एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है। किससे सप्लाई दो, एसी डीसी जो चाहो, ठीक है, एसी डीसी जो चाहो, ठीक है। आपने सप्लाई देना शुरू किया, क्या होगा, क्योंकि ये जो स्लैग है वो कैसा है, कंडक्टिव, ये जो स्लैग है वो कैसा है, कंडक्टिव, बट ये स्लैग है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। थोड़ा फील करना भी, इलेक्ट्रोस्लैग कहां पर लाई करती है, कैसी टेक्निक होती है। ये क्या है, कंडक्टिव, और इसका जो स्लैग का रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये कोई कंडक्टिव, प्योर कंडक्टिव मटेरियल थोड़ी है, जैसे आयरन है। स्लैग क्या है, फ्लक्स का ही तो मोल्टन स्टेट है, तो ये यहाँ पर कोई आयरन ही थोड़ी होगा, फ्लक्स, फ्लक्स आयरन थोड़ी होता था, इलेक्ट्रोड आयरन हुआ करता था, याद करो, बेस मेटल। तो फ्लक्स अगर ये है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। यहाँ पर ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज, ये हमारी किसी सप्लाई से जा रही है ऐसे, एसी डीसी जो भी मानो, ठीक है। अगर वो चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आर्क जनरेट होगी क्या, यहाँ पहले मुझे बताओ थोड़ा समझ के, यहाँ आर्क जनरेट होगी स्लैग में,
आर्क जनरेट होगी? नहीं। आर्क जनरेशन के लिए क्या जरूरी है? गैप। और यहाँ गैप थोड़ी मिल रहा है। इस इलेक्ट्रोड का ये एंड इसके स्लैग के साथ कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रोड का ये इधर वाला एंड इस स्लैग के साथ कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये वाला गैप और इस गैप में इधर इलेक्ट्रोड, बीच में स्लैग। इसको करंट दो, इसको करंट दो, बीच का जो स्लैग है वो इन दोनों के साथ में क्या है? अटैच्ड है ना। बीच का स्लैग इन दोनों के साथ में अटैच्ड है। इसका मतलब क्या है? आर्क प्रोड्यूस होगी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होने के बावजूद भी? नहीं। यहाँ पर कौन सा वाला सिस्टम काम कर रहा है? रेजिस्टेंस हीटिंग। क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस इस वाले से क्या है? कंडक्टिंग वायर से ज्यादा। स्लैग है ना ये, तो कंडक्टिंग वायर से रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। इसी वजह से क्या होगा? यहाँ हम रेजिस्टेंस हीटिंग से काम करते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रो स्लैग में हम क्या काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस हीटिंग से। अब इसे सिर्फ रेजिस्टेंस हीटिंग में समझ लेना। अभी जरा देखना क्या होगा और आगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हीटिंग हुई, मतलब यहाँ पर ये स्लैग क्या कर जाएगा? मोल्ट स्टेट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जो आपने भी फ्लक्स डाला था वो किस में पहुंच चुका है? मोल्टन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है हीटिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि आपका जो स्लैग था, जो कि अभी कंडक्टिव था और अभी फ्लक्स फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मोल्टन स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हीटिंग से उसका हीटअप हुआ। इलेक्ट्रोड क्या पिघलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, तो ये मोल्टन स्टेट में पहुंच गया। क्या मोल्टन स्टेट में पहुंचा? स्लैग। स्लैग की डेंसिटी क्या है? स्लैग की डेंसिटी कम। बात समझ में आ रही है? स्लैग की डेंसिटी कम। जैसे ही मेटल आएगा, स्लैग क्या करेगा? डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आएगा। आपके पास ऑयल है, आप उसके ऊपर पानी डालो, ऑयल तो नीचे जाना चाहिए। ऑयल अपना स्पेस बना के ऊपर आ जाता है? नहीं आता है। तो जिसकी डेंसिटी कम है और जिसके पास स्पेस अवेलेबल है, वो तुरंत ही क्या करेगा? ऊपर आएगा। तो ऐसे मत सोचो कि जो यहाँ पर अभी मोल्टन स्टेट में कुछ चीज आने वाली है, वो मोल्टन स्टेट वाली चीज इसके ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से वो इसके नीचे आएगी। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यहाँ क्या कर रखा है? इतनी कहानी समझ में आ गई है ना? अगर आपने स्लैग को मोल्ट कर दिया, स्लैग को मोल्ट कर दिया, मोल्ट होने के बाद ये अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पर था ही, बस ये काम चलता रहेगा, खत्म। इससे क्या आपकी वेल्डिंग हो गई इसकी और इसकी? नहीं, वेल्डिंग तो हुई नहीं यहाँ पे। तो वेल्डिंग क्या हो रही है? वेल्डिंग कैसे होगी? समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वेल्डिंग क्या होगी? अब जरा इस चीज को देखो। हाँ, हीटअप तो हो गया, बात ठीक है, बात ठीक है कि हीटअप हो गया, बट वेल्डिंग कैसे होगी? तो यहाँ अब इस चीज को समझो। ये जो चीज है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये चीज जो मैंने अभी समझाई वो कहाँ चल रही है? यहाँ पर चल रही है ना, इस जगह। ठीक है, नीचे वाली लेयर पे एकदम। क्या होगा? आप इस लेयर के आगे, ये जो लेयर है यहाँ पर, ये किसकी लेयर थी? स्लैग की। कैसा स्लैग था? ये मोल्टन स्टेट में। आपने क्या किया? यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, ये क्या है मेरे? इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल्स। ठीक है, ये फिलर मेटल्स मेरे क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट्रोड। क्या कर रहे हैं ये जो है, ये हमारे यहाँ तक थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कहाँ की लेंथ तक थे? यहाँ तक थी, यहाँ तक की। स्टार्टिंग में कहाँ की लेंथ तक थे? यहाँ तक की। बात समझ में आ रही है? नीचे तक थे। अभी क्या हुआ? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? जो ये फिलर मेटल वायर्स हैं, ये क्या करेंगे? क्योंकि ये ज्यादा है तो पिघलेंगे या नहीं? अब ठीक है, ये अपने मोल्टन स्टेट में पहुंचेंगे, पिघलेंगे। और जब ये पिघले तो ये क्या है? फिर ये पिघलेंगे तो ये क्या है? ये हैं हायर मेटल्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट के मेटल्स। जो ये फिलर मेटल है उसमें क्या है? डेंसिटी भी हाई। ये जो है ये क्या है? आपके मेटेलिक, आपके मेटेलिक वायर्स। ठीक है, और ये मेटेलिक वायर्स क्या हैं? हायर डेंसिटी के। डेंसिटी इनकी क्या है? हाई। तो जैसे ही ये पिघले, जैसे ही ये यहाँ से पिघलना शुरू करेंगे, तुरंत ही क्या होगा? स्लैग ऊपर की तरफ आना शुरू होगा या नहीं? ये पिघले, ये तो नीचे गए, तुरंत ही उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली स्लैग ऊपर आएगा। तो ये जो नीचे वाली लेयर बन जाएगी, अब वो किसकी बन जाएगी? मोल्टन मेटल की। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कंफ्यूजन रहेगी अगर ये सीरीज नहीं समझे तो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पहले स्लैग कहाँ से? इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड। ये एक्चुअली कैसे इलेक्ट्रोड है? ये वाले जो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोड दिखा रखा है मैंने, जो आपके पेपर्स दिखाए थे दोनों साइडों में, ये जो इलेक्ट्रोड है कैसे हैं? ये मूवेबल हैं। और ये मूव कैसे कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। कहाँ से? इसे स्लाइड कर रहे हो आप। पहले जहां जहां आपने मोल्टन मेटल बना दिया, वहां वहां से आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे, तो यहाँ पर कोई थिकनेस का कंस्ट्रेंट बचा नहीं। आप कितनी भी ऊपर तक स्लाइड करा लो इन्हें, है ना। ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रोड बहुत बड़ी थिकनेस के लेने पड़ेंगे ना, उन्हें तो स्लाइड कराना है ना, उनके सामने बस स्लैग चलना चाहिए। वो स्लैग कैसा चल रहा है? स्लैग को पीछे मत भूल जाना। स्लैग कहाँ है? हायर डेंसिटी का है, सामने चल रहा है। हायर सॉरी लोअर डेंसिटी का है, सामने चल रहा है।
है ना। स्लैग क्या है, स्लैग हमेशा इनके सामने रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल स्लैग हमेशा सामने रहेगा। तो हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से यहाँ पर मोल्टन स्टेट आती रहेगी, और इनकी वजह से ये जो है हायर टेम्परेचर की, जब क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच चुका है इसका, किसका, फिलर मेटल्स का। फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा, वो मेल्ट करना शुरू हो गए, इन दोनों के बीच में क्या बनाना शुरू कर देंगे, वो यहाँ पर वेल्ड। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा कंप्लीटेड वेल्ड, ये वाला। अभी यहाँ आगे वाला वेल्ड क्या है, बन रहा है, ये क्या है मेरी मोल्टन स्टेट, ये मेरा क्या है, वेल्ड बन चुका है। ये मेरी क्या है, मोल्टन स्टेट, यहाँ मोल्टन स्टेट, ये थोड़ी देर बाद में वेल्ड बन चुका होगा। इसको ऊपर ले जाओगे फिर से, इसके साथ में कौन सा ऊपर जा रहा है, इधर वाला भी, है ना। दोनों साइडों से एक साथ ही लेके चलोगे ना, तभी तो हमारे पास करंट अच्छे से फ्लो होगी, करंट अच्छे से फ्लो होगी। ठीक है, तो यही जो सेंस है इसे कहते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग कैसी होगी, थिक प्लेट्स, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कितनी भी मोटी प्लेट्स को आप आराम से एक दूसरे के साथ वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थिकनेस कंस्ट्रेंट नहीं होती, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गई मेरी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आपने कभी फिजिक्स में पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन बीम क्या करना है, इसे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना है क्या, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ जलेंगी, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम की बात करूं, गेट में क्वेश्चन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम के लिए क्या रिलेट करेगा टर्म, क्या रिलेट करेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन बीम भेजी, अगर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ आर्गन गैस हो या कोई ऐसे न्यूट्रल गैस हो या एयर ही हो, क्या कर देगी इलेक्ट्रॉन बीम, आयनाइज। तो ये मेरी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होगी या फिर मेरी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन बीम समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत तेज, है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत तेज। इलेक्ट्रॉन बीम में यही तो होगा कि इलेक्ट्रॉन की बीम निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, वो अपना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमें ज्यादा मतलब करना नहीं है, जो अभी फिगर दिखाएंगे। अभी क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी बीम के साथ, मतलब एक के बाद पीछे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर उसके पीछे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनसे हमें वेल्डिंग करानी है। ठीक है, तो अगर वो आयनाइज करते हुए, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, वो यहाँ पर और इसके बीच में आयनाइज करते हुए आएंगे, कब, जब यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, दैट इज द आर्क वेल्डिंग, जब आयनाइज करेंगे मीडियम को। ठीक है, बट यहाँ अगर हम मीडियम ही ना दें, हम यहाँ पर क्या कर दें, वैक्यूम, तो आपके लिए मेन चीज क्या है, बीच में कंडक्टिंग मटेरियल से फिर मतलब नहीं है, फिर मतलब किससे है कि मुझे बस इलेक्ट्रॉन को निकालना है कैसे ना कैसे करके वहां से, फिर वो चीज नहीं होगी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ना, फिर करंट वाला हिसाब नहीं है, फिर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना है वहां से, एमिट करना है इलेक्ट्रॉन को, और वो यहाँ पर आके टकराए। ठीक है, एमिट करना है इलेक्ट्रॉन को, वो यहाँ पर आके टकराए। तो बीच में कोई भी अदर मॉलिक्यूल आना नहीं चाहिए। अगर बीच में कोई भी अदर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या है, कंप्लीटली नहीं, वहां पर क्या है, कंप्लीटली, वहां पर कंप्लीटली है वैक्यूम। अगर वैक्यूम नहीं होगा, चाहे आर्गन ही क्यों ना हो, चाहे न्यूट्रल गैसेस ही क्यों ना हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, क्योंकि वो आर्गन के इलेक्ट्रॉन को भी तो निकाल सकता है ना, इस वजह से क्या होगा, वो आयनाइज कर देगा, फिर से प्लाज्मा बन जाएगा, फिर से हमारी आर्क वेल्डिंग होगी। तो आपको आर्क वेल्डिंग नहीं करानी है, आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करानी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वैक्यूम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सीधा आए और कहाँ टकराए, मेटल सरफेस पर। बट वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो अब करंट के बेसिस पर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो हमारे सिस्टम सेटअप एपरेटस के बेसिस पर आ रहा है, जो हमने एपरेटस बनाया। ठीक है, और एपरेटस क्या बनाया, ये रहा। ठीक है, इस एपरेटस को समझना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस एपरेटस को बिल्कुल नहीं समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होके इस पर आ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होके इस पर आ रही है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट किया हमने, हाई वोल्टेज ऑब्वियस हमें देना पड़ेगा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम गन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, ये यहाँ पर वॉल्व हो गई, उसके बाद ये डिफ्लेक्टर कॉइल भी लगी होगी जो डिफ्लेक्ट करेगी इस चीज को, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कहाँ बम्बार्ड करेंगे, इसके ऊपर। बट यहाँ अगर जरा सा भी आपने कोई और अदर गैसेस कर दी तो वो गैसेस को आयनाइज कर देगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम नहीं बची, है ना। उसने फिर आयनाइज किया गैसेस पार्टिकल को, आयनाइज फिर इसे नहीं किया, मतलब यहाँ पर जाके फिर हीट को नहीं प्रोड्यूस किया, उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, यहाँ के बीच वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के इस एपरेटस में आपको क्या रखना होगा, यहाँ पर वैक्यूम। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या मीडियम की जरूरत है, नहीं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एक चार्ज को लेके जाने के लिए कितनी वोल्टेज जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है, याद होगा, ठीक है, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। नेक्स्ट हो जाती है लेजर बीम वेल्डिंग, जो मैंने आपसे अभी बोला कि मीडियम की जरूरत है क्या, है ना। यहाँ अब ये बताइए लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में आपको आपको क्या करना होगा, लेजर क्या एयर में नहीं चलती है, चलती है, तो आपको क्या वैक्यूम की जरूरत है ना। तो लेजर का मतलब नहीं है, लेजर क्या है, सिर्फ एक लाइट, लेजर क्या है, लाइट, एक बीम, एक लाइट बीम, है ना। अब यार लेजर का मैंने ना ही वो फिगर यहाँ रखा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे ऐसे हुआ करता था, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, चलो फिर छोड़ो इस चीज को, इतना ज्यादा ध्यान में नहीं देना। सोलेनोइड टाइप से ही होता है, उसके अंदर से निकलता हुआ जो लेजर बीम ऐसे ऐसे जाती है, बट उसमें लेजर ऐसे 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 घूमती घूमती ऐसे निकलती, किसी को याद नहीं आ रहा है फिजिक्स में लेजर बीम कैसे प्रोड्यूस होती थी। अरे नहीं पढ़ा रहा भाई, नहीं पढ़ा, कैथोड रेज में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, मुझे पता है कि इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो, फिलहाल उन चीजों की जरूरत भी नहीं है इतनी, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, अपने इस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से। लेजर बीम वेल्डिंग में आप क्या कहोगे, वैक्यूम जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है लेजर आपने बचपन में खेली तो होंगी थोड़ी बहुत, है ना, बस। तो लेजर के लिए क्या पहले वैक्यूम करते हो तब लेजर चलाते हो, नहीं ना, तो वो हमारे लिए वैक्यूम की जरूरत नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम में वैक्यूम की जरूरत है। बस ये आपके यहाँ क्वेश्चन इस सेंस में आ सकता है। दूसरा, बाकी पढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। लेजर बीम वेल्डिंग, ये थोड़ा ये सोचो, लेजर आप जैसे कि यहाँ से एक रेड लेजर मार रहे हो, ठीक है, आपने वो थोड़ा सा देखा होगा माइंड में, कभी कभी क्या कि गेम खेलते हुए, कभी कभी गेम खेलते हुए आपने क्या देखा होगा कि जो लाइट है वो सीधी फोकस करानी है वहां पर, ठीक है, ठीक है, लाइट है सीधी फोकस करानी है वहां पर, तो क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या स्कैटर होके जा रही है, जो लेजर बीम होती है क्या वो स्कैटर होके जाती है, जैसे कि आपके पास टॉर्च होती है ना, टॉर्च कौन सी, जिसे हम जो सेल वाली जो नॉर्मल टॉर्च होती है, वो क्या होती है, वो स्कैटर होती है, क्योंकि वो लेजर नहीं है, ठीक है, वो लेजर नहीं है, ठीक है, बंद करो, नहीं हो, ठीक है, वो लेजर नहीं है, ठीक है, वो लेजर नहीं हो, ये ऐसे स्कैटर हो रही है। अभी जो लेजर होगी वो क्या होगी, सीधी जाएगी। अब एक बात सोचो जरा, वेल्डिंग में अगर मेरे पास चीजें सीधी जाएं और एक पॉइंट पर टच करें तो पेनिट्रेशन अच्छा होगा या बेकार, अच्छा होगा। बस यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो लेजर बीम से डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। डीप पेनिट्रेशन देगी, साथ ही क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी, ठीक है। हीट अफेक्टेड जोन क्या करेगी, कम बनाएगी, ज्यादा कम, फैलेगी तो ज्यादा बनाएगी, फैले नहीं रही है कम बनाएगी। बस एलबीएम से यही क्वेश्चन आ रखे हैं, एलबीडब्ल्यू से, ठीक है। लेजर बीम वेल्डिंग से कैसी होती है, पेनिट्रेशन ज्यादा करती है, हाँ बिल्कुल करती है। कंसंट्रेटेड होगी, हाँ कंसंट्रेटेड होगी। एचजेड कम बनाएगी, हाँ कम बनाएगी। बस बाकी चीजें पढ़नी है बिल्कुल पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई दे रखी है, ठीक है, ठीक, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इस फिगर को देख सकते हो, लेजर बीम वेल्डिंग। अब वो जो लेजर आप बचपन में यूज किया करते थे ऐसे फोकस करने के लिए, वो थोड़ी उससे वेल्डिंग थोड़ी हो जाएगी, ऑब्वियस है, यहाँ पर हाई हाई लेजर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारी लेजर बीम वेल्डिंग, ठीक, क्लियर। उसके बाद आ जाती है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या होगी भाई, नहीं नहीं, जैसे कि जनरली ये जो फोर्ज वेल्डिंग होती है, जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली रोड पर करते भी हैं, है ना, बस वही चीजें हमारी। क्या आप उस पर हैमरिंग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद वो वेल्ड हो जाएगा। आप ये चीज को वेल्ड ऐसी तो करते हो ना, दो मटेरियल है आपको, इन दोनों को अगर वेल्ड करना है तो दोनों पर क्या है, ठोकना शुरू कर दो, है ना। ये क्या मेरा लैब जॉइंट होगा, बट जॉइंट होगा, जनरली लैब जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर रख के तभी तो आप इस चीज को ठोकोगे, है ना। और ये क्या बन जाएगा, मोल्टन स्टेट हो जाएगा, रेड हॉट स्टेट हो जाएगा, मोल्टन नहीं पहुंचेगा, सॉरी, रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट होने के बाद क्या होगा कि इसको आप अपने हिसाब से शेप दे दोगे, ऐसे 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 करके हैमर से, और ये बन जाएगा। क्या ये इंडस्ट्री में यूज होगा, नहीं होगा। ये कहाँ यूज होगा, जनरली हमारी छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी क्या है कि इसमें बस एक चीज और याद रखना, इसमें इसमें क्योंकि यहाँ जब ये रेड हॉट कंडीशन में पहुंचा और ये क्या है, एनवायरमेंट में ओपन में है, तो क्या करेगा, रेड हॉट कंडीशन में रिएक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी सरफेस की, इसीलिए यहाँ पर एक फ्लक्स भी यूज होगा, दैट इज दी बोरेक्स। बोरेक्स इज यूज्ड एज अ फ्लक्स,
केमिकल में बिल्कुल नहीं जाना, बोरेक्स का क्या कॉम्पोजिशन होता है उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। ये सोल्डरिंग वगैरह में भी यूज होगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल क्या है, बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो मैंने आपके माइंड में रख दिया है वो चीज याद रखो, ठीक है, कि हैमरिंग होगी और यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है ओपन एनवायरनमेंट से, इस वजह से ये चीजें हम डायरेक्टली यूज ना करके फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट ये सोच सकता है कि फ्लक्स यूज नहीं करते हैं, बस ये थोड़ा याद रखना, बोरेक्स एज ए फ्लक्स यूज होता है फॉर द फोर्ज वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या, देखो अब फ्रिक्शन वेल्डिंग का जो कहानी है ना, उस कहानी को समझो, फ्रिक्शन वेल्डिंग की कहानी को समझो। क्या होता है, आपके पास एक मटेरियल है, ये रहा, ये किससे लगा दो, एग्जाम्पल के तौर पर मोटर से लगा दो, ये लगा हुआ है मोटर से एग्जाम्पल के तौर पर, ये वाला पार्ट कैसा है, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे मान के चलो, सिलेंडर बहुत बड़ा नहीं, रोड रोड, तो ये क्या है, मोटर से लगा हुआ है, घूम रही है 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 घूम रही है, ठीक है। आपने एक इधर रखा, इधर क्या रखा, ये, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। तो अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सेम साइज, फिलहाल सेम साइज। आपने अपसेट वेल्डिंग देखी थी ना अभी, बस वैसे ही है, बस यहाँ क्या है, यहाँ करंट की ना जरूरत है, ना आर्क के लिए बिल्कुल भी आपको ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं लगाना, ना परकर्सन की तरह कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनको रोटेट। किसको रोटेट, इसको रोटेट कराएंगे तो ये रोटेट करवाएंगे क्या, नहीं, एक रोटेट कराओगे एक फिक्स रखोगे, एक रोटेट कराओगे एक फिक्स रखोगे, बट वो फिक्स ऐसा नहीं है, वो फिक्स हमारा ऐसे ऐसे जा सकता है। फिक्स का मतलब रोटेशन नहीं कर रहा, बस ऐसे सोच लो, वो चीज ऐसे स्लाइड कर सकती है, जैसे रोलर सपोर्ट होते हैं ना, ऐसे कुछ सोच लो, ठीक है। लीनियर मोशन कर सकता है, इधर उधर नहीं भाग रहा, ना ही रोटेट कर रहा है, इसके साथ रोटेट नहीं करना, एकदम पकड़ लेना है इसे, समझ रहे हो, थोड़ा सा ब्यूटी को समझो, ये इस चीज को ऐसे यहाँ से निकाल भी नहीं देगा अगर इससे टच होगा तो, मतलब ये एक तरह से फिक्स भी है, बट ये ऐसे जा सकता है ना। तो अब जरा ध्यान से समझो होगा क्या, इसमें होगा क्या, जब ये रोटेट कर रहा है, इसे आप क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, इसके साथ टच, ठीक है। जैसे ही इसके साथ टच करोगे, ग्रेजुअली इसको टच करो, ये चीज आगे की तरफ लेके जाओ, ऐसे ग्रेजुअली इसको ऐसे लेगा, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाएगा, इसको टच कराओ, ऐसे ऐसे टच होगा, ये टच होगा, टच होगा, टच होगा, टच हो गया। जैसे ये टच होगा, आपने क्या कर रखा है, इसे बाहर भागेगा नहीं, ये पीछे को, ना ही ये घूमेगा, ना ही ये घूमेगा, गलती मत करना, ना ही ये घूमेगा, ना ही ये पीछे की तरफ भागेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ टच रहेगा। फोर्स लगेगी ज्यादा, आप क्या करो, पीछे हाथ से इसे टच रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, घुमाओ मत बस इसे, इसके साथ ये घूमेगा नहीं, है ना। घूमेगा तो क्या करो, अपोजिट फोर्स लगाओ, रोको इसे, कैसे भी करके रोको इसे। इसीलिए तो क्लैंप करते हैं, अच्छी हाई जो हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइसेस होती है, जिससे कि इसे अच्छे से वो क्लैंप कर सके। ये क्लैंप है, आगे की तरफ जा रहा है, क्या होगा, इन दोनों में आपस में क्या होगा, रबिंग, इन दोनों सरफेसेस में क्या होगा, आपस में रबिंग। ये तो घूम रही है, ये घूम नहीं रही है, चाहेगी ये भी घूम जाए, चाहेगी ये भी घूम जाए, बट थोड़ा ध्यान देना है क्या, कि जब इसके साथ में इसमें होगी रबिंग, ठीक है, और ये तो हाई वेलोसिटी से घूम रही है, जब ये रबिंग करेगी तो क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो पॉइंट है, ये फ्रिक्शन की हेल्प से, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन की हेल्प से हीट में कन्वर्जन होगा। अब एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन वेल्डिंग को हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मानते हैं, बट ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ये याद रखना, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पर्टिकुलर मटेरियल के नाम के बेसिस पर है। मैंने आपसे उस दिन बोला था, पर्टिकुलर मटेरियल के नाम के बेसिस पर। कौन से मटेरियल्स, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी अच्छा है, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी अच्छा है, उनके बेसिस पर ये क्या होती है, हमेशा सॉलिड स्टेट। क्यों, क्योंकि ये अगर ये आयरन की रोड्स हैं, ऐसे सोचो आयरन की रोड्स हैं, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक इस फ्रिक्शन वेल्डिंग में टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा। कहां पहुंचा, मान लीजिए 800, 800 क्या हो गया इसका, 800 वो टेम्परेचर हो गया जिसमें रेड हॉट में कन्वर्ट हो गया, है ना, रेड हॉट में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, और भी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल। कहां पर, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जहां पर रबिंग हो रही है, मतलब इस वाले पोर्शन पर, इस वाले पोर्शन पर क्या हुआ, ये रबिंग करते हुए क्या हुआ, रेड हॉट कंडीशन में। आपने क्या किया, जैसे ही वो रबिंग करते हुए रेड हॉट कंडीशन में गया, जरा सोचो, एक चीज तो आपकी फिक्स थी, एक चीज फिक्स थी, बट उस जो फिक्स थे उसके आगे का जो पार्ट है वो इस मोशन के साथ में घूमने लग गया या नहीं, थोड़ा फील करो,
थोड़ा फील करो, जो ये आपके पास ऐसे मटेरियल था, इस मटेरियल में जो आगे वाला पार्ट है जो इसके साथ में रबिंग में है, और क्योंकि वो पहुंच गया है 800 के आसपास, तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल इसके साथ घूमने नहीं लग जाएंगे? घूमने लग जाएंगे। सॉलिड मतलब जो रुका हुआ है उसके मॉलिक्यूल इस सरफेस के इसके साथ में घूमने लग जाएंगे। अब क्या किया आपने, अब क्या किया, इसी कंडीशन में जब ये कंडीशन चल रही है रेड हॉट वाली, तुरंत क्या किया आपने, प्रेशर को बढ़ा दिया। ये इसके साथ टच है, ये इसके साथ टच है, और आपने अब क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया ऐसे। सॉरी ये निकला तो नहीं, ठीक है ये क्या हुआ, ये आपने इस चीज को बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इस चीज को बढ़ाया, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो मटेरियल था जैसे अपसेट में बाहर को निकलता था, ऐसे इसमें भी बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, इसमें भी बाहर निकला, और उसके बाद तुरंत क्या किया, मोटर को रोक दिया। मोटर को रोक दिया। जैसे ही मोटर रुका तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो, मोटर रुका, प्रेशर बढ़ा दिया आपने, प्रेशर बढ़ाया, ये मोल्टन मेटल क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, प्रेशर बढ़ाया, बाहर की तरफ आया। बस इसी कंडीशन में ये वाली जो पूरी हमारी वेल्डिंग होके निकल के आ गई, इसको हमने बोल दिया फ्रिक्शन वेल्डिंग, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक करंट और विदाउट एनी रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वाले की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस जो कि हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है ना। हमने रेजिस्टेंस की बात की यहाँ, ना ही हमने यहाँ करंट की बात की। वेल्डिंग हो गई। अभी क्या है, वो रेड हॉट है, उसको तुरंत रेड हॉट कंडीशन में ही क्या कर लो, साइड कर लो, वहां से फिनिशिंग कर दो, ठीक है। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी फ्रिक्शन वेल्डिंग, वीडियो से एकदम प्रॉपरली। जो मैंने अभी समझाया ना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, वो सारी चीजें कहाँ से चल रही हैं, वीडियो से। एक बार वीडियो आप भी देखोगे, जो मेरे माइंड में चल रहा है वही आपके माइंड में भी चलेगा फिर, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन वेल्डिंग था ना, ये मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट था, और इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि फ्रिक्शन पूरा एक सेटअप बनाया था बहुत अच्छे से। क्या था, यहाँ लीवर लगाया हुआ था, स्प्रिंग अरेंजमेंट था, उससे सीधा कैलकुलेशन कर रहे थे कितना फोर्स लगाया है। बहुत ही सही सेटअप बनाया था, ठीक है। और ये सेटअप, ये चल क्या रहा है, ये बताओ पहले। हाँ ठीक है। और ये ना, ये बहुत अच्छी बात हुई थी कि ये वाला एक्सपेरिमेंट ना हमारा अच्छे से परफॉर्म भी हुआ था वहां पर, ठीक है। और क्या था, हमने किसकी वेल्डिंग की थी, हमने की थी प्लास्टिक की, पॉलीमर की, जो पीवीसी होता है ना, पीवीसी उसकी, ठीक है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मोल्टन स्टेट में पहुंचता है, जो पीवीसी होता है वो मोल्टन स्टेट में पहुंचता है। इतना हमने पावर दिया इसे, इतना हमने वो यूज किया था इसका रोटेशन, कि वो हमारा मोल्टन स्टेट में पहुंच गया था। और यही हमने चीजें प्रूव भी की थी एक पर्टिकुलर छोटे से टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, बहुत ही छोटे से माइन्यूट टेम्परेचर के बेसिस पर। तो मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में, गेट के सेंस में, फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, मोल्टन स्टेट में नहीं पहुंचती है। बट अगर रिसर्च बेसिस पर देखोगे तो ये मोल्टन स्टेट में बहुत थोड़े टाइम के लिए पहुंचती है। हमने पूरे ग्राफ वगैरह इसके प्लॉट किए थे, ठीक है। ऑप्शन में सॉलिड स्टेट करना है, मेरे रिसर्च पर नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, तो यही मुझे आपको बताना भी था कि रिसर्च करोगे तो आपका ये मोल्टन स्टेट पहुंचता है बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पर। अभी क्या है, इसमें आपको याद रखना है क्या, फ्रिक्शन वेल्डिंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, क्योंकि मैंने 1539 से ऊपर टेम्परेचर बोला ही नहीं आयरन्स वगैरह के लिए, ठीक है। एग्जांपल 800 का ही लेके चलो। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, हीट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। जो ज्वाइन करने हैं उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वही हीट प्रोड्यूस करेगा। वन पार्ट इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड एंड अदर पार्ट इज एक्सियली अलाइंड and pressed tightly against it, ठीक है, जिससे रबिंग होती रहे। friction raises the temperature of the both the ends, then rotation is stopped abruptly and the pressure is increased to join, ठीक है। आपने जैसे रोका उसके बाद फिर से प्रेशर को आगे अच्छे से लगाया, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास और अच्छे से वो जो मोल्टन मेटल था वो अपसेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। मशीन इज सिमिलर टू ए सेंट्रल लेथ, जनरली होती है, अभी उसमें देख लोगे। पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, क्योंकि आपको वो रोटेट कराना है, वो भी आयरन पीस, ठीक है। हमारी जो रोटेशन था वो क्या था, हमारा पीवीसी का था, तो हमारे वो बहुत ही कम पावर की थी, ठीक है, बहुत ही कम पावर की थी। रोटेशन अच्छे हैं, पावर कम थी, ठीक है। यहाँ पर पावर ज्यादा लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ इंडस्ट्री में इसे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे भी चीजें टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, उन सब चीजों को आप पढ़ सकते हो। प्रेशर कितना रखना है, प्रेशर सोचना, बहुत ज्यादा 450 मेगापास्कल बहुत होता है भाई, एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखोगे बहुत ज्यादा बैठेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इतना आपको प्रेशर रखना है, मतलब एक तरह से आप 10 जोड़ सकते हो ना सीधा, 10 तो 4500
ठीक है, तो इतना प्रेशर आपको देना होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, चलो ये क्या है मेरी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। गेट के लिए क्या है वर्ड यूज करना है, सॉलिड स्टेट। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए, एक मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंडीशन होती है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग की, कि जितना ज्यादा मटेरियल एक साइड डक्टाइल होगा, ब्रिटल नहीं होगा तो वो टूटेगा नहीं। समझ रहे हो, ब्रिटल है तो वो टूट जाएगा, जब रोटेशन कर रहा होगा ना तो वो टूट जाएगा, जैसे ही रबिंग करोगे टूट जाएगा। आपको डक्टाइल होना चाहिए जिससे कि वो टूटे ना, इस रबिंग को वो झेल ले। ठीक है, अभी इसी के सेंस में देखो ये छोटा सा फिगर दिख रहा है आपको, क्या हुआ, एक रोटेशन एक को एक्सेल, एक रोटेशन एक को एक्सेल, फिर क्या हुआ, रोटेशन रोक दो, क्या हो रहा है, ये अपसेट बनते हुए ये निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आपने जरा एमडी नहीं पढ़ी है, नहीं तो आपको ये चीज समझ में आ जाती। चलो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या एक रोटरी पार्ट जो था, मान लीजिए ये रोटरी था, ये ऐसे घूम रहा था। ठीक है, इस पर आप दूसरा पार्ट लेके आ रहे हो, मान लीजिए ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे लेके आए, तो यहाँ पर जो रबिंग होगी वो किसके साथ हो रही है, इस सरफेस की इस सरफेस के साथ। जरा सोचो, इस सरफेस की इस सरफेस के साथ। ये सारी चीजें मैं बियरिंग में अच्छे से पढ़ाता हूँ कि यहाँ कैसे 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 प्रेशर जनरेट होता है, किस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स जनरेट हो रही है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इसके साथ में रबिंग होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सोचो जरा, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये चीज ऐसे घूम रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट कहां, इस छोटे से पॉइंट पर। अगर यहाँ की स्टडी करोगे तो इस पर, यहाँ की स्टडी करोगे इस पर, यहाँ की स्टडी करोगे इस पर, हर एक जगह पर एक छोटा छोटा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं। तो अगर मैं इस चीज को सामने से ऐसे देखता हूं तो जरा ये सोचिएगा, ये यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये रोटेशन तो ऐसे था इसका, इस पॉइंट का, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आएगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आएगा, दूसरे मटेरियल की वजह से आएगा। यही जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, म्यू इंटू एन, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस। तो टॉर्क क्या होगा, जो यहाँ एफ एफ आया वही तो पावर को ट्रांसमिट करना है ना दूसरी तरफ, तो जो यहाँ एफ एफ आया उससे मल्टीप्लाई कर दोगी एट दैट पॉइंट की रेडियस, तो एफ एफ इंटू आर क्या हो गया मेरा टॉर्क। सो टॉर्क विल बी एफ एफ इंटू आर। अब ये जो आर, यहाँ पर आर अभी फिलहाल ऐसे ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा डेरिवेशन है, छोटे से पार्ट के लिए पूरा डेरिवेशन होता है ऐसे छोटे से, वह उसकी बात हम एमडी में करेंगे। अभी मुझे मतलब है इस एन से, ये एन क्या है फिर, ये है नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है सॉलिड पर, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड पर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, दैट इज द प्रेशर। सॉलिड पर जो हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं वो हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सॉलिड पर बोल रहा हूँ, बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, सॉलिड पर। प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड पर नॉर्मल फोर्स, दैट इज दी, अगर मैं इससे डिफाइन करूं P इंटू ए, तो ये प्रेशर इंटू एरिया हो गया। ठीक है, सॉलिड पर नॉर्मल फोर्स दैट इज द प्रेशर जो इस पर लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे तो बोलते हो दबाव लगा दो, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इज दी नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल ये म्यू इंटू पी ए कर दूंगा तो क्या आ जाएगा एफ एफ। सो ये फॉर्मूले एग्जैक्टली याद रखना, ये सारी चीजें समझ में कहाँ आएंगी एमडी में, और अच्छे से जब बियरिंग पढ़ रहे होंगे, बियरिंग एंड क्लचेस पढ़ोगे, बेयरिंग एंड क्लचेस, तो उसमें ये डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेना चाहिए म्यू इंटू पी इंटू ए। ठीक है, और साथ ही टॉर्क क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है एफ एफ इंटू, टॉर्क इक्वल टू एफ एफ इंटू मीन रेडियस या इक्विवेलेंट रेडियस या एवरेज रेडियस, ये आर ई से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेडियस, ये क्वेश्चन में गिवन होगी अगर मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन होगा प्योर, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, एमडी यूज किया हुआ है, तो इसमें ये भी बताएंगे कि यह कांस्टेंट प्रेशर वाला काम चल रहा है या फिर कांस्टेंट वियर वाला काम चल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में तो हम इस कंडीशन में क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, तो पी को हम नॉर्मल लेके चल लेते हैं कि हाँ इतना प्रेशर इस पर हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये चीज है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के छोटे छोटे दो ये फॉर्मूले भी याद रखना, फ्रिक्शन वेल्डिंग के ये कहाँ से आएंगे, ये चीजें बेसिकली कहाँ से आएंगी, एमडी वाले फॉर्मूले से। अभी वो चीजें हम आगे करेंगे एमडी में। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या है, अल्ट्रासोनिक याद है कुछ, अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है ना वो आपके गेट में आने लग गई है। अल्ट्रासोनिक
मशीनिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है? दिस इज द एडवांस मेथड। क्या एडवांस मेथड? जो हम एनटीएमएम में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आने लगे हैं अब गेट में। गेट में ये चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। वेल्डिंग टर्म जो है ना वो ऑब्सोलीट हो गया अदर वाली टेक्निक्स का। मशीनिंग टर्म्स यूज होने लग गए हैं गेट में। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से, ठीक है, ईबीएम से, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ना कि इनकी वेल्डिंग वाली चीजों से। क्योंकि मैंने वेल्डिंग पहले पढ़ाया, एनटीएमएम बाद में पढ़ाऊंगा, इस वजह से आपको मुझे ये चीजें थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ रही है। नहीं तो मैं क्या बोलता, पढ़ा था ना उसको ईबीएम को, बस उसी में अब वहां मशीनिंग थी, यहाँ वेल्डिंग है और कुछ नहीं। ऐसे ही पढ़ा था ना वो अल्ट्रासोनिक को, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मुझे वहां अच्छे से पढ़ानी है। छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में बताना है, ठीक है, वोल्टेजेस के बारे में बताना है कि कितना क्या लग रहा है वहां पर। पूरा अल्ट्रासोनिक का एक पूरा मशीन होता है, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कितने पर काम कर रहे हैं, कैसे एब्रेसिव्स आते हैं, वो सारी चीजें समझानी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का मतलब होता है जो अल्ट्रासोनिक होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हायर या लोअर। अभी बस सिर्फ इस पर ध्यान दो, हायर, ठीक है, हाँ बस देख लिया मैंने, कहा ना कि ये चीजें गड़बड़ कर देते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है सोनिक से ज्यादा। अल्ट्रा है ना, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक सोनिक से ज्यादा, सबसोनिक सोनिक से कम, ठीक है, अल्ट्रासोनिक सोनिक से ज्यादा, सुपरसोनिक से भी ज्यादा। मतलब हर्ट्ज क्या है, बहुत ज्यादा उसके। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा किसी चीज की तो क्या है, फोर्स आ सकती है मटेरियल के ऊपर। सोचो जरा इस चीज को, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं तो फोर्स आ सकती है, और अगर फोर्स आ गई यहाँ पर हीट जनरेट हो सकती है, हो सकती है, बस। तो अल्ट्रासोनिक ये वाइब्रेशन किससे कराओगे, इसके लिए यूज होते हैं ट्रांसड्यूसर्स। वो हमारा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है फिर से, कि आपने ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से क्या किया, वाइब्रेशन क्रिएट। जब वाइब्रेशन क्रिएट हो गए तो क्या हुआ, हीट जनरेट, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, वेल्डिंग। बात समझ में आ रहा है? ये सेंस था हमारा अल्ट्रासोनिक का, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का ये सेंस था। ये छोटी छोटी चीजें चाहे तो याद रख लेना अभी फिलहाल, नहीं तो मैं पूरा ये कहाँ पे लेके चलूंगा, यूएसएम में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, एनटीएमएम के अंदर। अभी का टाइम मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा, इसमें अल्ट्रासोनिक में समझाते हुए अच्छे से मैं वहां पर टाइम दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई, यहाँ पर यूएसएम हो गई, इसकी वर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द यूएसएम, ठीक है। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव का मतलब क्या है, अभी आप कहोगे कि ये चीजें फिर से जा रही हैं, फिर से नहीं जाएंगी, एक बार वीडियो देख लोगे सारी चीजें फिर से थोड़ी थोड़ी कैप्चर हो जाएंगी, और थोड़ी थोड़ी ही कैप्चर करनी है ना। एक्सप्लोजिव के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम काफी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, मतलब हमारी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। 8 बजे तक तो नहीं होगी, थोड़ा टाइम तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8:30 तक कोशिश कर सकते हैं हो जाए, ना जाने की सोचते। मैंने रोका किसी को नहीं है, चले जाओ, ठीक है, मैं कह ही नहीं रहा कि आप रुको। एक्सप्लोजिव, हाँ वही ना, एक्सप्लोजन वेल्डिंग। एक्सप्लोजन वेल्डिंग क्या होती है, एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोजिव हुआ, मतलब बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोजन के साथ में काम करना है, अगर मेटल से मेटल का कॉन्टेक्ट कराना है। बात समझ रहे हो, अगर मेटल से मेटल का कॉन्टेक्ट कराना है तो बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव यूज करना पड़ेगा, जिसका डिटोनेशन बहुत ज्यादा अच्छी कैपेसिटी का हो। क्या करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से देख लो, थोड़ा इजीली समझ में आएगा, जो मेरे माइंड में चल रहा है वो आपके माइंड में भी चले, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, एक है आपके पास क्लैडर, ठीक है, एक है आपके पास बैकर। आपको ये वाला पार्ट किसके साथ में ज्वाइन करना है, इस क्लैडर के साथ में, है ना, इस क्लैडर के साथ में ये जो ये है बैकर, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमेशा एक्सप्लोजिव वेल्डिंग किसके बेसिस पर होगी, बट में नहीं, किसमें होगी, लैप में। तो ये पहले तो गेट में ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं कि कौन सी वेल्डिंग किसके लिए। तो अभी तक जितनी हमने समझी, फ्रिक्शन वेल्डिंग किस में, लैप में या बट में, फ्रिक्शन वेल्डिंग ऐसे जुड़ रही है, बट अपसेट वेल्डिंग बट, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग लैप, ठीक है, और फ्लैश वेल्डिंग बट, ठीक है। याद आ रही है ना, बस फिगर्स और वो वीडियोस थोड़ा थोड़ा याद कर लो, हो जाएगा। अब थर्माइट वेल्डिंग बट, याद है ना, ट्रेन वाला फिगर याद करो, थर्माइट वेल्डिंग बट। उसके बाद अब कौन सी पढ़ी हमने, कौन सी, परकर्शन, वो भी हमारी बट हो गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन किसमें होगा, लैप। लैप में क्या होगा, ये चीज ऐसे सोचना है, बस थोड़ा ये चीज सोच के चलना और खत्म। ये है हमारे पास बैकर और ये है क्लैडर,
इसको इसके ऊपर क्लैडर, ये पर्टिकुलर नेम है, टेंशन ना लो इसकी, बेकर क्लैडर, इसको इसके ऊपर में मुझे ऐसे लेके आना। आपने यार वो चीज तो चिपकाई होगी ना, कौन सी कौन सी, ये जो आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, टेम्पर्ड ग्लास है ना, बस ठीक है, निकालना नहीं है, ध्यान से सुनो। इसको कैसे चिपकाते हो, कैसे चिपकाते हो, यहाँ पर उस चीज को हटा देते हो, उसके बाद एक साइड से लेके आते हो, बस वही फील करना है, एक साइड से लेके आए और क्या करते हो, हाथ से, बस जो हाथ से आप ऐसे काम कर रहे होते हो ना, ऐसे करके, है ना, कि जिससे कि एयर बबल बीच में ना फंस जाए, हाथ से लेके आते हो। क्या यहाँ पर एयर बबल नहीं है, यहाँ पर सॉरी एयर पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ एयर पार्टिकल भी साइड होने चाहिए, वो हो रहे हैं जब आप इसे ऐसे लेके आ रहे हो, एयर पार्टिकल साइड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कभी तो देखा होगा ये वाला प्रोसेस, बस ये चीज ऐसे बनती जा रही है। अगर ये जो मैं हाथ से कर रहा हूँ, ये मैं किससे करूं, एक्सप्लोजिव से, ये मैं जो हाथ से यहाँ पर ऐसे लेके जा रहा हूं, इसको मैं क्या करूं, एक एक्सप्लोजिव जो कि इस तरह से डिटोरिएट हो रहा है, किधर से, इस एंड से, इस एंड से डिटोरिएट हो रहा है, तो क्या करेगा वो इस चीज को क्या करेगा, इसके ऊपर लेके जाएगा ना, यहाँ पर अचानक ही ले जाएगा नहीं, पहले जब जहां से डिटोरिएट हुआ वहीं से तो इस पर फोर्स लगाएगा, बस ये फील करो, यहाँ पर इस साइड से इसकी फ्लेम डिटोरिएट होती हुई आ रही थी, तो यहाँ इस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ से आया, यहाँ इस पर यहाँ पर डिटोरिएट हुआ तो यहाँ पर इस चीज को दबाएगा, यहाँ इस चीज को, यहाँ इस चीज को, यहाँ इस चीज को, ऐसे दबता हुआ जाएगा, और जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकलती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ये चीज इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे बनती जाएगी, फाइनली क्या बन जाएगा, ऐसे। इसको अगर और अच्छे से करना है तो इसके ऊपर रोलर लगा दो और ये चीज हमारी ऐसे दिख जाएंगी फाइनली। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव से हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ये एक्सप्लोजिव वेल्डिंग किसके अंदर हो सकती है, वाटर के अंदर भी। क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजिव की साउंड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और जब हम वाटर लगा देंगे तो साउंड हम थोड़ा सा उसको वेरियर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव, हाँ, और प्रेशर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर वाटर में है तो वाटर का प्रेशर ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा एक्सप्लोजिव में वो फायदा देगा आपको। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, समझ में आ गई है। ठीक है, एक्सप्लोजिव, इसका भी वीडियो देख लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस हमारी डिफ्यूजन वेल्डिंग बची है, बस डिफ्यूजन में कुछ नहीं करना, बस ये चीज होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद सोल्डरिंग ब्रेजिंग बचेगी, उससे पहले क्वेश्चन पूछने हैं आपसे मुझे। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं, और पहले वीडियो समझनी है। ठीक है, तभी तो ये चीजें क्लियर होंगी। बस 1 मिनट, इसकी वर्डिंग की बात कर रहा था मैं एक्चुअली। हाँ देखो, ये रहा एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग की वर्डिंग क्या है उसको देख लो एक बार। डन एट रूम टेम्परेचर इन एयर, वाटर और वैक्यूम, जो भी आप लेके चलना चाहो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, सरफेस कंटेनमेंट टेंड टू बी ब्लोन ऑफ द सरफेस, मतलब जो आपके पास ऊपर वाला सरफेस है वो क्या होगा, वो नीचे वाली सरफेस पर ऐसे बनता हुआ आएगा, ऐसे बनता हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टिपिकल इंपैक्ट प्रेशर आर मिलियंस ऑफ psi, मतलब आपको प्रेशर क्या लेके चलना है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये वेल्डिंग हो ही किसकी वजह से रही है, प्रेशर की। किसका प्रेशर, एक्सप्लोजिव ने जो डाला उसके ऊपर। क्या यहाँ पर किसी चीज को मेल्ट किया, नहीं। क्या यहाँ पर आर्क दिया, नहीं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सीधा मेल्ट हो रहा है, वो सीधा वेल्ड हो रहा है, सीधा वेल्ड। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसमें क्या ऐसे कुछ हमने कुछ करंट वगैरह दिया क्या, मोल्टन स्टेट में लेके आए क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव ये वाले काम नहीं करेंगे। कौन से वाले, दिवाली वाले, वो एक्सप्लोजिव काम नहीं करने वाले। उसके लिए एक्सप्लोजिव भी आपको बहुत तगड़े लेके ठीक है, बात समझ रहे हो, उसके लिए पर्टिकुलर एक्सप्लोजिव ले सकते हो। वेल सुटेड टू मेटल्स दैट इज प्रोन टू ब्रिटल जॉइंट्स व्हेन हीट वेल्डेड सच एज एल्यूमिनियम ऑन स्टील और टाइटेनियम ऑन स्टील। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये सारी चीजें ईएससी वीएससी की हैं। इन चीजों को बस सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से यहाँ आप यूज कर सकते हो वो भी आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ भी जो भी आपको लेना है ले लो। ठीक है, नॉर्मल से एक्सप्लोजिव नहीं होंगे, ये सारा पार्ट ईएससी का है, सारा पार्ट ईएससी का है। ठीक है, ये फिगर बस थोड़ा सा आपको समझाना था, एक्सप्लोजिव को आपके माइंड में डालना था। उसके बाद आ जाती है द लास्ट वन इज द डिफ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, पहले वीडियो फिर क्वेश्चन, उसके बाद बचेगा सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक है, आज ही खत्म हो जाएगा। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग बहुत ही, बस ये बोलूंगा नहीं, सोल्डरिंग ब्रेजिंग से क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, बट करना है, नहीं बट करना है, भरोसा नहीं। चलो। ठीक है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, उसके बाद छोटी सी डिफेक्ट्स ऑफ वेल्डिंग। चलो अब ध्यान दो, डिफ्यूजन वेल्डिंग की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा जल्दी से। डिफ्यूजन वेल्डिंग क्या है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन दूसरा का जानना, डिफ्यूज होना। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ भी है,
कहाँ, जब मेटल कटिंग समझाया था उसमें डिफ्यूजन डिफेक्ट भी समझाया था कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था उसकी वजह से मेटल कार्बन जो है वो इधर से इधर डिफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ जो डिफ्यूजन होता है वो हमने वेल्डिंग देखो कैसी हो रही है, सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग है कैसी हो रही है। यहाँ आपने एक जो बेस मेटल है वो ये रहा, दूसरा बेस मेटल ये हो गया, एक बीच में ले ली इंटरलेयर। वो इंटरलेयर किस तरह की है, वो पर्टिकुलर केमिकल की होगी इस बेस मेटल और इस बेस मेटल के बेसिस पर, जिससे कि वो इंटरलेयर इनमें डिफ्यूज करा सके जो इसका कंसंट्रेशन डिफरेंसेस बन के क्रिएट हो। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन अलग जो इंटरलेयर लेके चल रहे, इसका कंसंट्रेशन अलग, इसका कंसंट्रेशन अलग। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम कंसंट्रेशन के भी हो सकते हैं या दोनों ये डिफर कंसंट्रेशन के भी हो सकते हैं। अगर इंटरलेयर आपके अलग अलग कंसंट्रेशन की है तो बीच में क्या करेगी, वो बीच में क्या करेगी, डिफ्यूजन का काम कर सकती है। और ये डिफ्यूजन कैसे होगा, ये डिफ्यूजन कैसे होगा, आपने देखो एक चीज देखी होगी, बचपन में भी देखा होगा, क्या आप गम यूज करते थे, ठीक है, आप गम यूज करते थे। गम क्या, आपने शायद कभी उसका नाम सुना हो, मैं भी उसका नाम भूल गया हूँ, उसे गांव के एरिया में तो सील बोल देते हैं। क्या क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं है, ब्लैक कलर में होती है। अच्छा सर, एमसील। हाँ ठीक है, वो जो है सुनो, उसको क्या करते हैं आप, उसको बार 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 ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जिससे क्या होती है, वो जो सॉलिड स्टेट में होती है, शायद आपने देखी हो, शायद कभी जो प्लम्बर होते हैं ना उनके पास होती है, ठीक है, प्लम्बर के, हाँ, उसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या हो गया, वो आपके पास थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उस सॉफ्ट को आपने, हाँ वो अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, वहां पर उसको उसके बीच में लगा दो जहां पर कनेक्ट करना है, ठीक है, जहां पर उसे कनेक्ट करना है उसको बीच में लगा दो। अब जरा सोचो क्या होगा, क्या होगा, आपने सिर्फ उसे लगा दिया, क्या उसने उस चीज को पकड़ लिया, नहीं, आपने किससे कैसे पकड़वाया, प्रेशर, और प्रेशर कैसा, आप चाहे उस पर कुछ भी रख के और छोड़ दो, अगर आप दो प्लेट को उन दोनों के बीच में जोड़ रहे हो तो आपने दो प्लेट ली और दो प्लेट के बीच में उस चीज को रख दिया ऐसे, अब क्या किया आपने, प्रेशर अप्लाई करके छोड़ दिया, क्या करेगा वो, धीरे 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 मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या होंगे, डिफ्यूज, वो उसे पकड़ेंगे, एडहेजन सेंस आएगा यहाँ पर क्या आएगा, एडहेजन सेंस, एडहेजन सेंस आएगा तभी तो वो इसके साथ में चिपकेगा, वो इसके साथ में चिपकेगा, और किसकी वजह से चिपका, प्रेशर की वजह से। क्या यहाँ पर आपने आर्क दी, नहीं, क्या आपने करंट दी, नहीं, क्या रेजिस्टेंस था, नहीं, क्या फ्रिक्शन भी दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल क्या हुआ, डिफ्यूज। तो वो क्या कहते हैं हम, वो डिफ्यूजन कब अच्छा होता है, वो डिफ्यूजन कब अच्छा होता है, अगर आपने 5 मिनट के बाद ही प्रेशर हटा दिया और उसे ऐसे साइड कर दिया, तो क्या आपने डिफ्यूजन कंप्लीट हो चुका था, नहीं। बात समझ में आ रही है, नहीं, इसका मतलब जो डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के। आप जितना टाइम उसे दोगे प्रेशर के साथ उतना ही वो अच्छे से चिपकेगा, मतलब अच्छे से वो एक दूसरे के साथ एडहेजन बॉन्डिंग बनाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर मैंने ये मटेरियल दोनों सेम मटेरियल थे, दोनों सेम बेस मेटल थे, इन दोनों सेम बेस मेटल को ऐसे लगा दिया, समझो ऐसे लगा दिया, और क्या कर दिया, प्रेशराइज कर दिया, 100 दिन भी करूंगा तो क्या ये चिपक जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। आपके बीच में क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके आने के लिए कोई मटेरियल है कि नहीं, अगर दोनों में कंसंट्रेशन सेम है तो क्या ये प्रेशर के बाद भी एक दूसरे से चिपकेंगे, नहीं, हीट आप दे नहीं रहे हो, फ्रिक्शन आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, प्रेशराइज, तो क्या वो चिपक जाएंगे, नहीं, जब तक कि बीच में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका कंसंट्रेशन अलग हो आपके पेरेंट मटेरियल से। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग, समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस फिगर से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। चलो यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है, तो वीडियो पे चलते हैं। बच्चों के डाउट छूट गए, चलो कोई नहीं, बच्चों के डाउट कुछ नहीं थे, मेरे प्रोजेक्ट से थे ठीक है, चलो प्रोजेक्ट तो किए हुए काफी साल हो गए, ठीक है, अब तो इसका प्रेशर डाटा याद भी नहीं है मुझे। चलो विच कहते हैं ना, वीडियो याद रह जाती है, जो सामने था ना वो याद रहा, बस डाटा सब भूल चुका हूँ। Which one of the following is not an electric resistance method of welding? Is not an electric resistance, तो कौन सा वाला है, फ्लैश वेल्डिंग, समझ में आ गया ना, नहीं तो देखने में तो फ्लैश वेल्डिंग में रेजिस्टेंस वाला था, है ना, बट वो आर्क वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट,
submerged arc, electroslag, submerged arc और thermite। तो 2 3 4 तो डी। ठीक है, गुड। आपको बस सिर्फ व्यू याद रखना है। थर्माइट वेल्डिंग में क्या था, इलेक्ट्रोस्लैग में क्या था, सबमर्ज्ड में क्या था। थिक वेल्डिंग आप बहुत बड़ी चीजों के लिए करोगे क्या? नहीं। सबमर्ज्ड क्यों कर सकते हैं थिक के लिए? आपको मैंने फोटोज भी दिखाए थे, बड़े बड़े सिलेंड्रिकल चीजें थी, बड़ी बड़ी चीजें थी। थिक के लिए हो जाता है, वो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से फ्लक्स क्या है, ग्रैनुलर आपका बहुत आता रहता है। तो आप बड़ी चीज को भी कंसंट्रेटेड डीप पेनिट्रेशन दे सकते हो इजिली। ठीक है। टिक का एक फायदा है, टिक हर एक मटेरियल को कर देगा, है ना। टिक का ये मत सोचना कि वो हमेशा थिक मटेरियल को करेगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं इस वाले पार्ट से जो मैं आज करवाया है। ऐसे क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी वर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ वो अपने पास रखो। सोचो जरा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वैक्यूम करने का मतलब क्या मेरा शील्डिंग प्रोवाइड करना था? इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है का मतलब ही नहीं है। क्या वो अपने आप में सही है? वैक्यूम प्रोवाइड ए हाईली एफिशिएंट शील्ड ऑन वेल्ड जोन। वैक्यूम प्रोवाइड ऐसा करता है क्या? अब बताया तो है नहीं भाई। जब यहाँ पर शील्डिंग के लिए रिएक्शन होनी भी तो जरूरी है। रिएक्शन होने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में? जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो शील्डिंग का मतलब है ही नहीं। अरे सीधा सी, ये गलत। सीधा सी। बात समझ में आ रही है ना? वैक्यूम ये चीज थोड़ी करता है। वैक्यूम क्या करता है फिर? वैक्यूम क्यों करते हो? वैक्यूम इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई और एटम आना जाए, वो सीधा किस पर टकराए? हमारे पास वर्कपीस है उस पर। तो इसलिए बीच में कोई मेटल ना आ जाए, इसी वजह से हम उसे वैक्यूम देते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की बात है ये आर्क वेल्डिंग की बात नहीं थी गौरव जी। ये बीम इलेक्ट्रॉन बीम मटेरियल की बात थी। इलेक्ट्रॉन बीम में हमें ये नहीं देना होता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है, ऐसा क्यों? डाउन तो नहीं हुआ सिर्फ? आई थिंक डाउन हो गया होगा। चलो कोई नहीं। एक काम करते हैं, बस क्वेश्चंस को कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग एक काम कर लेते हैं, कल कर लेंगे। क्योंकि मुझे ना वो वाली चीज अच्छी नहीं लगती है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग अपना रखो भागने के लिए और सोचो कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट। छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी बता दो। नेक्स्ट। ठीक है, यहां अगर लेजर बीम होता तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है, क्या स्पीड से निकाल रहे हो रे, बहुत बढ़िया। ठीक है यादव जी, सही है, ऐसे देते रहो। आप फंसोगे। आराम से जल्दीबाजी मत करो, पहले बना तो लो। 3 का देखो कौन सा जा रहा है। 3 हीट इफेक्टेड जोन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अरे आराम से 3 पर सबसे कम होगा, तो ये बी कहां से हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा सी ही बोल रहे हो तो ठीक है। चलो क्लियर है सी। चलो यार, आपने तो काफी चीज जल्दी से पकड़ ली। अगर कोई चीज ना दी हो तो उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करना, जो चीजें याद हैं वो चीज मिला दो। अरे आराम से कार्तिक इतनी जल्दी मत कर। फ्लक्स कोटिंग किस पर होती है? ऐसी अपने आप से मत करो। फ्लक्स कोटिंग करते थे एमआईजी में करते थे क्या? नहीं सॉरी, आपने मेटल आर्क वेल्डिंग बोला, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग बोलो ना। ठीक है, मुझे मेटल इनर्ट गैस समझा मैंने। क्या है सील्डिंग? आपका ये देगा तो ये हो गया। ठीक है, सील्डिंग जो देगा वो ये देगा। फ्लक्स ग्रैनुल्स आपके सबमर्ज्ड में होते हैं, कहाँ गया? ये हो गया। ठीक है, उसके बाद CO2 अभी मैंने ना बताया, बस उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैक्यूम से सीधा क्या हो जाएगा? वैक्यूम से कहाँ गया भाई? ये। ठीक है, तो 3 2 एंड लास्ट में 5, 3 2 एंड लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, बात क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है,
क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो। चलो क्या बात है, क्या बात। लड़के समझ, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, लड़के समझ गए। इसे करो। ठीक है, ये आई थिंक आया था 2015 में गेट में। मैं इसी के लिए मैंने इतने सारी चीजें समझा दी, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो, इसलिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को। फ्रिक्शन वेल्डिंग का हमारा क्या हो गया, ये है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग ऐसे जुड़ी थी, कोई से भी हो सकते हैं मटेरियल, हो सकते हैं, क्योंकि कोई आर्क वार्क थोड़ी दे रहा था मैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होगा हमारा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल, उसके बाद इलेक्ट्रोस्लैग। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नहीं इसको नहीं करवा रहा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये जो कल, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको हम कल करेंगे यहीं पर क्लास में, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वही है जो मैंने अभी समझाया था ना, 3/4 आर ई की वैल्यू क्या है, 3/4। मैं इसको यहाँ तक को भेज दूंगा, आप इसको ट्राई करना। कौन से वाले फॉर्मूले से, एफ एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी इंटू ए। ठीक है, तो इससे ट्राई करना। टोर्क हमारा क्या है, एफ एफ इंटू आर ई, और आर ई यहाँ है 3/4 ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो इफेक्टिव रेडियस लेके चल लीजिए क्वेश्चन में। तो ट्राई करना, इसे यहाँ तक कर देते हैं, क्योंकि यार मुझे आपको बोर करना पसंद नहीं है, कि पता लगा कि मैं उसे सोल्डरिंग ब्रेजिंग पढ़ा रहा हूँ और आपका मन बिल्कुल है नहीं। ठीक है।